हाय, दिस इज विवेक एंड योर पॉइंट चैनल के बाद चालू करते हैं वापस आते हैं अपने सीरीज पे। तो सीरीज बन रही है कौन सी? पोस्ट अकाउंटिंग की। ठीक है भाई। हाँ जी। तो चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, चाहे आप बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हो, आप आराम से ये सीरीज देख सकते हो। बस आपका सेमेस्टर जो है वो सेकंड, फोर्थ या फिर सिक्स्थ में से कोई सा एक होना चाहिए। ठीक है। आज शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है क्या? ओवरहेड कोस्ट। अच्छा, ओवरहेड कोस्ट की हमने पहले से ही एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं हम। ठीक है। आज ये दूसरी वीडियो बनने वाली है। ठीक है सर। हाँ जी। और वो वाली वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं कई बार क्वेश्चन। ठीक है। जिसमें आपको चलते हैं डिफरेंशिएट करना पड़ता है आपकी जो ओवरहेड कॉस्ट होते हैं उसको। ठीक है सर। किस कॉस्ट में? डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर। तो हमने वो डिफरेंशिएट कर लिया है, मतलब वही फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के अंदर डिफरेंशिएट करना पड़ता है। और उसके जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो मैं पहले करवा चुका हूं आपको। जो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, आप जाके फटाफट से देख सकते हो। सिंपल सर। चलिए, तो इस बार चालू करते हैं फटाफट से दूसरा पार्ट। और दूसरा पार्ट भी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं जो पहला पार्ट था उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दूसरा वाला पार्ट है। मतलब इसके अंदर लगभग आपके मान लो 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर जो आते हैं। पहला तो आपका करवाई दिया मैंने सॉरी, पहले आपको करवा चुका हूं मैं। हाँ जी। पहला पार्ट जो था उसके अंदर हमने क्या किया था? फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंशिएट करना सीखा था, जो भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट थी उसको। ठीक है सर। उसके जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस थे हमने सारे तरीके से कर लिए थे। ठीक है सर। चलिए, इस बार क्या करना है? इस बार जो सर्विस कॉस्ट है ना, मतलब जो सर्विस डिपार्टमेंट के जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं, उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, रीएलोकेट करना है। चलते हैं, रीएलोकेट करना है किसके लिए? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। मतलब समझाता हूं अभी फिलहाल क्या होता है। ठीक है भाई। हाँ जी। तो शुरू करते हैं, फिलहाल वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो एक बार पिछला सारा जो हमने करा था कि जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट थी, जिसको मैं टोटल कॉस्ट बोलता था, तो टोटल कॉस्ट को हमने डिवाइड किया था किसके अंदर? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर। सेम उसी को हम उसके फायदे समझते हैं कि एडवांटेज क्या होते हैं उसको डिवाइड करने के, मतलब वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को अलग अलग मतलब डिवाइड करने के फायदे क्या है, एडवांटेज क्या है। एक बार देख लो भाई, रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है? चलिए भाई, ठीक है। शुरू है। चलिए, तो सबसे पहले बात आती है क्या? एडवांटेज की। तो एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। एडवांटेज क्या है? जब हम ओवरहेड को क्लासिफाई करते हैं किसके अंदर? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर। हाँ जी। तो क्लासिफिकेशन करते हैं हम फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के अंदर, तो क्या फायदा मिलता है हमें? सिंपल, वो समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला फायदा क्या होता है? असर्टेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। हमें मार्जिनल कॉस्ट पता चल जाता है, क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो तो कभी चेंज होती नहीं है। तो मार्जिनल कॉस्ट किससे निकलती है? हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। तो हमें पता चल जाता है कि मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ रही है, मतलब कि एक क्वांटिटी को बनाने पे कितना खर्चा करना पड़ रहा है हमें एडिशनल। समझ में? हाँ जी। ये हेल्प मिल जाती है हमें क्या कैलकुलेट करने में, मतलब कि इससे, ये हेल्प से। आगे चलते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो अगर आपको फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पता है तो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कब मिलती है कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा। समझ में? हाँ जी। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जहां पे आपका टोटल एक्सपेंस बराबर सॉरी, जहां पे आपका टोटल रेवेन्यू बराबर होता है किसके? टोटल कॉस्ट के। तो अगर आपकी कॉस्ट, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा फिक्स रहने वाली है ना? टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा फिक्स रहने वाली है, उसको तो चेंज कर ही नहीं सकते। तो हम कितनी क्या बोलते हैं, कम से कम हम कितना आउटपुट बनाए ताकि हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो कम से कम किसके बराबर आ जाए? टोटल रेवेन्यू के बराबर आ जाए। समझ में? उसी को तो ब्रेक इवन बोलते हैं भाई। तो हमें कितना आउटपुट बनाना पड़ेगा, वो हेल्प मिल जाती है किससे? इससे। डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है, बेसिकली ये बता रहा हूं मैं। और इसी से ब्रेक इवन पॉइंट भी हम निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से। आगे चलो, इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल। अगर हम वेरिएबल कॉस्ट और मतलब कि फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यूएशन करते हैं ना, तो इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल होता है। यानी कि हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से खर्चे हमारे ऐसे हैं जो फिक्स्ड हैं, जो किए जा रहे हैं, कौन से खर्चे ऐसे हैं जो हमारे वेरिएबल कॉस्ट की तरह किए जा रहे हैं, कि प्रोडक्शन पे इफेक्ट डालते हैं, जो कि सबसे ज्यादा। सिंपल से। हाँ जी। तो इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल हो जाता है, हमको सब चीज पता चलने लग जाती है। ठीक है भाई। प्रिपरेशन ऑफ बजट, और इससे हेल्प भी मिलती है जब हम बजट बनाते हैं। सिंपल। ठीक है ना? बढ़िया। तो बजट बनाने में हेल्प मिलती है। ठीक है, बस खत्म हो गया। ये थे एडवांटेज कि जब आप फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के अंदर एलोकेट करते हो अपनी जो टोटल कॉस्ट है उसको, तो फिर क्या फायदे होते हैं उसके। चलिए जी, चालू करें। अच्छा, तो बात आती है कलेक्शन ऑफ ओवरहेड। अब देखिए, चैप्टर हमारा ओवरहेड का है, यानी कि इसके अंदर हमको इनडायरेक्ट जितने भी एक्सपेंसेस है उन सबको कलेक्ट करना है, उन सबकी वैल्यूएशन करनी है, उनको डिस्क्रिमिनेट करना है, उनको अलग अलग वेराइटीज में बांटना है, उनके बारे में समझना है सब चीजें। ठीक है। तो ये ओवरहेड हमें मिलेंगे कहां से हम कलेक्ट करके लेके आएंगे ओवरहेड, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ओवरहेड कहां से मिलते हैं आपको, समझिए। सबसे पहले आपको मिलते हैं स्टोर रिक्विजिशन से, यानी जो भी आपने स्टोर लेजर बना रखा है, स्टोर की बुक बना रखी है, जहां पे आप सामान लाते हो और इकट्ठा करते हो, स्टोर करके रखते हो, उस बुक से आपको मिल जाएंगे कि आपके पास ओवरहेड कितना हो रहा है, यानी एक्स्ट्रा खर्चा कितना हो रहा है। दूसरी चीज, अगर वहां से नहीं मिल रहा, आप जॉब कार्ड से ले लो, जो आपने अपने एम्प्लॉइज को जॉब कार्ड बना के दिया होगा कि भाई आप अपने हमारे एम्प्लॉइज, हम आपको इतनी सैलरी वैलरी दे रहे हैं, इतनी टिकट दे रहे हैं, तो टिकट जो होती है, टिकट से आप कलेक्शन कर सकते हो या फिर जॉब कार्ड से कर सकते हो। इसके बाद इनवॉइस, जो आपने इनवॉइस दिया होगा, बिल दिए होंगे, उस पर लिखा होगा ओवरहेड एक्सपेंसेस कितने भी है ना भाई, जैसे रेंट हो गया, उसके बाद डिलीवरी चार्जेस हो गया, कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड हो गया, ये सब ओवरहेड एक्सपेंसेस हो गए। सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद बात आती है सैलरी और पे बिल। तो जो आपका सैलरी और पे बिल देते हो अपने एम्प्लॉइज को, उसको भी इंक्लूड कर दो, क्योंकि वो क्या होता है, कई बार
जैसे अगर आपने वेजेस दिए हैं अपने एम्प्लॉइज को, तो वेजेस क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितनी भी सैलरी दे रहे हैं आप अपने मैनेजर को, चलते हैं वॉचमैन को, वो सारी सारी सैलरीज क्या हो जाती हैं, ओवरहेड एक्सपेंस। तो सैलरी और पे बिल में देख लो, या फिर आपकी कैश बुक में जब आपने पेमेंट करी हो तो कैश बुक में रिकॉर्ड करा होगा, तो कैश बुक में से उठा के देख सकते हो आप अपने ओवरहेड को। उसके बाद सब्सिडी रिकॉर्ड्स भी हैं आपके पास, सब्सिडी रिकॉर्ड्स में से भी आप आराम से क्या कर सकते हो, ओवरहेड फाइंड आउट करके नोट कर सकते हो। तो ये मेथड, ये तरीके हैं जहां से, मतलब ये तरीके हैं जहां से आप क्या कर सकते हो, अपने ओवरहेड को करेक्ट कर सकते हो। सिंपल, बहुत अच्छे। जितना भी तक करवा दिया भाई, उसमें से एग्जाम में कुछ भी नहीं आता, ठीक है, ये सारा बर्बादी है, ठीक है, इसमें से एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। लेकिन अब बता रहा हूं, अब जो टॉपिक कर रहा हूं चालू, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको कंसेप्चुअल समझना पड़ेगा, तभी आगे जाके आप न्यूमेरिकल्स कर पाओगे, आगे जाके सॉल्व कर पाओगे सवाल जितने भी आपके, ठीक है भाई। तो अब ध्यान से फोकस लगा के ध्यान से जो भी समझा रहा हूं ना चीजें, अब वो समझना चालू कर दो, क्योंकि ये चीजें एग्जाम में नहीं आती। जो पिछले बार न्यूमेरिकल था वो करवा चुका हूं मैं पहले, जो एग्जाम में आते थे न्यूमेरिकल्स। अब जो करवा रहा हूं ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब आपको ध्यान समझना पड़ेगा, थ्योरी भी। उसके बाद न्यूमेरिकल चालू होंगे कब, जब क्या बोलते हैं आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये वाली थ्योरी नहीं समझी तो आगे वाला समझने में कुछ भी कंसेप्ट नहीं आएगा, समझ में? सर तो प्लीज ध्यान से, सर अगर आप लेट रहे हो तो ध्यान से उठ के बैठ जाओ और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, नोट करने लग जाओ, ये वाला चीज आपको समझनी पड़ेगी। सिंपल सर, चालू करते हैं, शुरू करते हैं। समझिए, बात आती है ओवरहेड। हमें इस चैप्टर के अंदर ओवरहेड कॉस्टिंग करनी है, यानी कि ओवरहेड की वैल्यूएशन करनी है। सिंपल सर, ओवरहेड क्या होते हैं, ओवरहेड मतलब वो एडिशनल खर्चे होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे, जो हम मटेरियल बनाने पे करते हैं। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मैंने मटेरियल का रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीद रहा हूं मैं कोई, तो फिर वो तो हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। सिंपल सर, लेकिन मैं मशीन के अंदर जो तेल डाल रहा हूँ मशीन को चलाने के लिए, क्या वो डायरेक्ट एक्सपेंस है? नहीं, वो तो मशीन के अंदर मतलब कि एक तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, खर्चा है हमारा, लेकिन डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर नहीं हो रहा, वो तो मशीन की मेंटेनेंस के ऊपर हो रहा है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो हमें ओवरहेड की कैलकुलेशन करनी है इसके अंदर, सिंपल हमें ये बात पता चल गई। चलिए, अब ओवरहेड कैसे कैलकुलेशन करें तो समझिए, ओवरहेड जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। ओवरहेड कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। पहला ओवरहेड जो होता है वो होता है किसी स्पेसिफिक टू द डिपार्टमेंट, किसी डिपार्टमेंट के स्पेसिफिक होता है, मतलब कि ऐसे ओवरहेड जो सीधा किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। देखो हर कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। मान लो मेरे पास एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, जिसके अंदर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, एक सर्विस डिपार्टमेंट होगा, और उसके बाद एक एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट होगा, एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होगा, एक सेलिंग डिपार्टमेंट होगा, एक सेल परचेज डिपार्टमेंट होगा। समझे? जो ये सब डिपार्टमेंट होते हैं ये हेल्प करते हैं प्रोडक्शन करने में और माल को बेचने में, प्राइस फिक्सिंग में, अपनी कंपनी को मैनेज करने में। तो हर डिपार्टमेंट होते हैं। सिंपल सर, मेनली जो डिपार्टमेंट होते हैं वो बेसिकली दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक होता है सेलिंग, मतलब एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक होता है हमारे लिए कौन सा, सर्विस डिपार्टमेंट। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है वो माल बनाता है, तो जो भी वो खर्चा करता है वो एक तरीके से माना जाता है कि डायरेक्ट एक्सपेंस कर रहा है। और जो दूसरा क्या होता है डिपार्टमेंट होता है सर्विस डिपार्टमेंट, उसका मेन काम क्या होता है, उसका मेन पर्पस होता है कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो जो प्रोडक्शन कर रहा है उसके लिए रॉ मटेरियल की कमी ना पड़ जाए, तो इसलिए वो क्या होता है रॉ मटेरियल क्या होता है उसको प्रोवाइड करता है, और जो भी उसके फिनिश गुड्स है उसको लेके जाता है, आगे बांटता है, क्या बोलते हैं सेलिंग डिपार्टमेंट को देता है, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट को देता है, पैकिंग डिपार्टमेंट को देता है। समझे? तो दो डिपार्टमेंट मेन है, पहला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और दूसरा सेलिंग डिपार्टमेंट। सिंपल, मतलब सॉरी सर्विस डिपार्टमेंट। सिंपल, सर्विस डिपार्टमेंट हेल्प करता है उनको। चलिए, ऐसे और भी डिपार्टमेंट होते हैं जो मेन होते हैं फिलहाल, और दोनों ही डिपार्टमेंट अलग अलग खर्चे करते हैं। तो जो भी देखो, जो भी डिपार्टमेंट खर्चे कर रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वो तो हो सकते हैं डायरेक्ट खर्चे भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन वो बटे हुए किसके साथ है, प्रोडक्शन के साथ। लेकिन कई बार कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कौन करता है, जो बाकी डिपार्टमेंट, जैसे सर्विस डिपार्टमेंट हो गया ना, वो एक्सपेंसेस करता है। अब वो जो एक्सपेंसेस कर रहा है वो भी किस पे किया जा रहा है, एक तरीके से प्रोडक्शन पे किया जा रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट प्रोडक्शन पे नहीं हो रहा, वो प्रोडक्शन की मैनेजमेंट पे हो रहा है, यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट के द्वारा हो रहा है, तो वो इनडायरेक्ट माना जाता है, यानी कि ओवरहेड माना जाता है। लेकिन बांटना तो उसको भी, मतलब जब हम कॉस्ट निकालेंगे एक यूनिट की, या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितना प्रोडक्शन में खर्चा हुआ, तो वो कॉस्ट निकालेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक्सपेंस, तो फिर सर्विस डिपार्टमेंट का काम ही नहीं है, सर्विस डिपार्टमेंट थोड़ी ना प्रोडक्शन कर रहा, उसकी कॉस्ट भी हमको कहां पे जोड़नी पड़ेगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ। समझ में आ गया ना? बढ़िया, अब समझिए ओवरहेड को डिवाइड करना है। तो ओवरहेड दो तरह के होते हैं। पहला ओवरहेड होता है स्पेसिफिक टू द डिपार्टमेंट, ओवरहेड होता है स्पेसिफिक टू द डिपार्टमेंट, यानी जो जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है हम उस डिपार्टमेंट के साथ बांट सकते हैं आराम से उसे, ठीक है। लेकिन कई बार ओवरहेड होते हैं कॉमन फॉर टू और मोर डिपार्टमेंट, जो कई बार क्या होते हैं कॉमन होते हैं टू और मोर डिपार्टमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे रॉ मटेरियल, मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया, तो ये जो ओवर मतलब ये जो खर्चा है रॉ मटेरियल, तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया ना। ओवरहेड देखते हैं, ओवरहेड कौन सा एग्जांपल लेके चले। हाँ, सामान को लाने के लिए कैरेज हो गया, सिंपल, कैरेज नहीं, वेजेस देख लो, वेज नहीं, वेजेस भी डायरेक्ट लेबर एक्सपेंस हो गया। ओवरहेड एक बता दो, याद नहीं आ रहा है। हाँ, रेट्स और टैक्सेस हो गया, रेट्स एंड टैक्सेस, ये भी डायरेक्ट हो गया, मतलब कौन सा मान के चले, ओवरहेड। हाँ हाँ, एग्जांपल आ गया यार। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ओवरहेड में आता है डेप्रिसिएशन।
अब डेप्रिसिएशन देखिए, जो डेप्रिसिएशन है वो मशीन पे लगता है, मशीन कौन यूज करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो जो डेप्रिसिएशन का खर्चा है वो कौन बांटेगा, केवल मतलब वो जो डेप्रिसिएशन खर्चा है वो किसके लिए जाएगा, ओवरहेड, कौन सा ओवरहेड है, केवल एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। तो हमको ना वो जो डेप्रिसिएशन यानी जो ओवरहेड है उसको डिवाइड करना है किसके लिए, खाली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है सर, बढ़िया। इसके अलावा जो दूसरा एक्सपेंस है, दूसरा एक्सपेंस फॉर एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, या फिर जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी पावर का बिल होता है उसका बिल, ठीक है सर, हाँ जी, या फिर रेंट ले लो। तो मैंने जो पूरा क्या बोलते हैं जमीन ले रखी है उसी में मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है, उसी में मेरे एक कोने में स्टोर डिपार्टमेंट भी है, एक उसी में मेरा सर्विस डिपार्टमेंट, उसी में मेरा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है। तो जो रेंट का खर्चा है, जैसे मैंने 1 लाख रुपए रेंट पे किया, तो रेंट का खर्चा क्या केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दो डेप्रिसिएशन की तरह, नहीं जी, डेप्रिसिएशन जो था वो केवल मशीनरी कौन यूज कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बाकी कोई डिपार्टमेंट तो यूज कर नहीं रहा। तो जो डेप्रिसिएशन का खर्चा है वो किसके पास जाएगा, केवल वो केवल जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास। इस तरह के ओवरहेड को बोलते हैं स्पेसिफिक टू डिपार्टमेंट ओवरहेड, सिंपल सर, जो केवल कहां पे जाते हैं, एलोकेटेड टू स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, जो कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स के साथ बांटे जाते हैं। तो ये जो खर्चा है डेप्रिसिएशन का वो सारा सारा किसके पास जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास, सिंपल, ठीक। लेकिन वहीं पे अगर रेंट का खर्चा देखा जाए तो रेंट का खर्चा मेरे को तो पूरी गोडाउन मतलब पूरी जगह का रेंट देना पड़ रहा है, जिसके लिए मेरे को क्या बोलते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का भी रेंट है उसमें, उसी में स्टोर डिपार्टमेंट का भी रेंट है, उसी में एडमिनिस्ट्रेशन का भी रेंट है, उसमें अलग सर्विस डिपार्टमेंट का भी रेंट है, तो सबका रेंट बांटा जाएगा। तो यहाँ पे जो रेंट का खर्चा है, रेंट का जो ओवरहेड है, ये डिवाइड किया जाएगा उसके रेशियो के बेसिस पे जितना उन्होंने एरिया ले रखा है, समझ में। तो ऐसे ओवरहेड जो कि बहुत सारे डिपार्टमेंट यूज कर रहे होते हैं, तो वहां पे क्या हो रहा होता है, उस एक्सपेंस को, उस ओवरहेड को डिवाइड किया जाता है उसी रेशियो में जिस रेशियो में उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो समझिए ऐसे डिपार्टमेंट मतलब ऐसे खर्चे, ऐसे ओवरहेड जिसमें 2 और मोर डिपार्टमेंट जो होते हैं वो इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, वो उसको क्या किया जाता है, उसको एप्रोप्रिएशन किया जाता है उसका ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड, उसके बेसिस पे जितना वो बेनिफिट ले रहे हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास बड़ी जमीन है तो उनको रेंट भी ज्यादा देना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास छोटी जमीन है तो उनको रेंट भी कम देना पड़ेगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये जो रेंट वाला खर्चा है, रेंट वाला एक्सपेंस, ये सभी डिपार्टमेंट के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा, समझ में। तो 2 तरह के ओवरहेड होते हैं, एक डायरेक्ट ओवरहेड या फिर जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक ओवरहेड जो किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, दूसरे होते हैं इन मतलब की इनडायरेक्ट, या फिर आप बोल सकते हो कॉमन ओवरहेड। कॉमन ओवरहेड जैसे हो गया रेंट हो गया, या फिर क्या बोलते हैं आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। तो ये क्या करते हैं, आपको सभी डिपार्टमेंट के हिसाब से यूसेज के हिसाब से बांटने पड़ते हैं, समझ में। जैसे फॉर एग्जांपल रेंट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया रेंट का एरिया के हिसाब से रेंट बटेगा। इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो किसके हिसाब से, यूसेज के हिसाब से चलते बटेगा। जैसे मशीन पावर, अगर जितना मशीन ज्यादा यूज कर रही है तो फिर उसको ज्यादा एक्सपेंस भरना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है तो फिर उसे थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना पड़ेगा, समझ में भाई। हाँ जी, तो इस तरीके से ओवरहेड जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक स्पेसिफिक ओवरहेड, एक होता है कॉमन ओवरहेड, और उसको डिवाइड किया जाता है स्पेसिफिक वाले को स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के साथ, और कॉमन वाले को डिवाइड किया जाता है उनके एरियाज के हिसाब से। सिंपल से कुछ होंगे जो एरियाज के हिसाब से, कई बार एक्सपेंसेस होते हैं जो लेबर के हिसाब से बांटे जाते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे एसी वेसी का खर्चा है, एसी का खर्चा, एयर कंडीशनिंग का खर्चा अगर आपको दे रखा है तो एयर कंडीशनिंग का खर्चा किस हिसाब से बांटा जाएगा, ये एरिया के हिसाब से बांटा जाएगा। जिस एरिया में ज्यादा बड़ा एरिया है तो वहां पे एसी का खर्चा ज्यादा आएगा, हमें कम एरिया है तो फिर वो कम एरिया मतलब उसके हिसाब से बटेगा, सिंपल से। अब जैसे कैंटीन का खर्चा है तो कैंटीन का खर्चा जो होगा वो किसके हिसाब से बांटा जाएगा सर, कैंटीन मतलब कैंटीन में कितना खर्चा हो रहा है। अगर हमारे पास एक ही लेबर है मान लो, तो एक लेबर जो होगी वो केवल एक ही बार खाना खाएगी। अब जहाँ पे बहुत सारी लेबर होगी तो वहां पे खाना भी बहुत सारा बनाया जाएगा, सिंपल सर। तो कैंटीन का जो एक्सपेंस होता है वो लेबर के हिसाब से बढ़ता है, जितने ज्यादा लेबर होंगे जिस डिपार्टमेंट में उतना ज्यादा उसका कैंटीन का खर्चा हो जाएगा, सिंपल सर। चलिए बहुत अच्छे, आपने समझ लिया ओवरहेड जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, 2 डिपार्टमेंट में बांटे जाते हैं। अब समझिए ध्यान से डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड, कितने तरह के डिपार्टमेंट में हमको इस क्वेश्चन के अंदर बांटना पड़ेगा। तो हमारे लिए यहाँ पे ना केवल हमारे लिए केवल 2 डिपार्टमेंट बनाए गए, सिंपल सर। चलिए कौन से डिपार्टमेंट, पहला डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट। इन 2 डिपार्टमेंट के अंदर आपको जितना भी ओवरहेड है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, सिंपल। चलिए जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है सर्विस डिपार्टमेंट में इसमें सब आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो गया, सेलिंग डिपार्टमेंट हो गया, और उसके बाद स्टोर डिपार्टमेंट हो गया, ये सब सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर आ जाता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो एरिया है जहां पे प्रोडक्शन किया जा रहा है, एक्चुअल में मशीनें जहां पे लगी है उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलते हैं। और वो भी अलग, मान लो अगर हम अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं जैसे प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी अलग अलग हो सकते हैं, समझ। हाँ जी, ऐसी सर्विस डिपार्टमेंट भी 1 सर्विस डिपार्टमेंट 2 सर्विस डिपार्टमेंट 3, ऐसे अलग अलग सर्विस डिपार्टमेंट हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस हो गई, स्टोर सर्विस हो गई, समझ, इस तरीके से। चलिए 2 तरह के डिपार्टमेंट होते हैं कंपनी में, ठीक है। पहला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन करता है, सर्विस डिपार्टमेंट जो सर्विस करता है, और दोनों के जो खर्चे होते हैं वो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, सिंपल से। बहुत अच्छे, आगे चलता हूं, समझिए डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड। इसका मतलब क्या होता है, कह रहा है आफ्टर कलेक्शन और क्लासिफिकेशन, मतलब कि कलेक्शन मतलब ज्यादा आपने जो भी कॉस्ट दी है, मतलब जो भी आपने क्या बोलते हैं खर्चा किया है ओवरहेड पे, वो सारा खर्चा कलेक्ट करो और उसके बाद क्लासिफाई करो ये कौन सा खर्चा है, मतलब कि ये क्या बोलते हैं डायरेक्ट ओवरहेड है, इनडायरेक्ट ओवरहेड है, ये सब क्लासिफाई करने के बाद उसके बाद
कोडिफिकेशन, उसको कोडिफिकेशन करना है और उसके बाद क्या करना है, हाँ जी, ऑफ ओवरहेड, मतलब क्लासिफिकेशन, कलेक्शन और कोडिफिकेशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज एलोकेशन एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ ओवरहेड। इसके बाद अगला स्टेप क्या आता है, मतलब जब आप कलेक्ट कर लेते हो, क्लासिफिकेशन कर लेते हो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको एप्रोप्रिएशन करना है, वो जो खर्चे आपने किए हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो किए हैं, जो ओवरहेड है आपके, उनको आपको बांटना है, सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूट करना है। और वो बांटोगे किसके अंदर, वो दो डिपार्टमेंट के अंदर बांटे जाएंगे। पहला कौन सा डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दूसरा कौन सा डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट। इतना सिंपल है ना, बहुत अच्छे, समझ में आ गया भाई, बढ़िया, एक बार देख लो भाई, दिखाई दे रहा है, चलिए आ रही सब चीज, शुरू करते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा सर, थोड़ा सा ये फायदा पढ़ लेते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मेन जो आपका कंसेप्ट था वो ये वाला इंपॉर्टेंट था, आगे चलता हूं। हेल्प्स टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ वेरियस सर्विस डिपार्टमेंट, अलग अलग सर्विस डिपार्टमेंट जो होती है उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3, इस तरीके से सर्विस डिपार्टमेंट 1 और सर्विस डिपार्टमेंट 2 इसके ओवरहेड निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे अभी फिलहाल, ठीक है भाई, इसी कंसेप्ट के बाद। उसके बाद इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ ओवरहेड कॉस्ट, अभी इस पे क्या होता है, ओवरहेड कॉस्ट पे इफेक्टिव कंट्रोल हो जाता है, हमें पता होता है कि कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट या फिर कौन सा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है ज्यादा ओवरहेड पे खर्चा किया जा रहा है और क्यों कर रहा है, ठीक है सर। इससे ग्रेटर एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेसी आती है प्रोडक्शन करने के लिए, जो कॉस्ट होती है हमारी कम से कम पड़ती है, सिंपल सा, ये इसके फायदे होते हैं अगर हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देते हैं, मतलब डिपार्टमेंट में बांट देते हैं अपने एक्सपेंसेस को। आगे चलते हैं, बात होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट भाई, सबसे इंपॉर्टेंट भाई, ये मान लो गजब का सवाल है, मतलब कंसेप्ट है, मतलब जिससे आप आगे कर पाओगे क्वेश्चन, ठीक है। स्टेप्स इन डिटरमाइनिंग ओवरहेड पर यूनिट आउटपुट, मैं बता रहा हूं, मैंने बाकी सब किसी में नहीं बोला, लेकिन अगर आपको अगला कंसेप्ट समझना है तो फिर आपको ये टॉपिक समझना पड़ेगा, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया, क्योंकि अगला कंसेप्ट आपको तभी समझ में आएगा सर जब आप ये कंसेप्ट जानते होगे, वरना आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा, समझ लेना एक बार ध्यान से अच्छे तरीके से। स्टेप्स इन डिटरमाइनिंग ओवरहेड पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी कि जो भी आप ओवरहेड पे खर्चा कर रहे हो, तो आपको वो जो ओवरहेड खर्चा है वो आपको आउटपुट के हिसाब से दिखना पड़ेगा। जैसे आपने रेंट पे किया 1 लाख रुपए, रेंट पे किया कितना, 1 लाख रुपए, तो ये जो खर्चा है रेंट का, 1 लाख खर्चा केवल एक आउटपुट बनाने पे तो नहीं आया, ये बहुत सारे आउटपुट बनाने पे है, तो पर यूनिट आउटपुट पे रेंट का कितना खर्चा होगा वो कैलकुलेट करने का तरीका बता रहा है ये। आगे हमको यही करना है कि एक प्रोडक्ट बनाने पे हमारा टोटल ओवरहेड का खर्चा कितना आ रहा है, समझे। डायरेक्ट मटेरियल का तो देखो, डायरेक्ट एक्सपेंस तो हमें पता चल जाते हैं कि हमने एक प्रोडक्ट बनाया, जैसे पेन बनाया, पेन बनाने में क्या बोलते हैं, 2 रुपए का मटेरियल लगा, 2 रुपए का लेबर का खर्चा लगा और 2 रुपए के बाकी मिसलेनियस डायरेक्ट एक्सपेंस लगे, जैसे कि वेजेस और उसको जो क्या बोलते हैं कैरेज इनवर्ड, ये सब हो गया, ये क्या बोलते हैं पेन बनाने में डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। लेकिन ओवरहेड कुछ ऐसे होते हैं जिनका पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करते, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बिलोंग भी करते हैं तो फिर वो एक प्रोडक्ट को बनाने में लगते नहीं है, वो लगते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाने में, तो उनको हमें एलोकेट करना है, ओवरहेड को हमें बांटना है, जैसे रेंट हो गया, ये सब हो गया खर्चा, तो इनको हमें बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरीके से, ताकि हम निकाल पाए कि एक प्रोडक्ट को बनाने पे हमारा कितना एक्सपेंस हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, समझे। और वो कैसे करेंगे समझिए। सबसे पहले आइडेंटिफाई ओवरहेड ऑल डिपार्टमेंट्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है सभी डिपार्टमेंट के खर्चे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो रेंट है ये कौन से डिपार्टमेंट का खर्चा है, ये जो वेजेस है ये कौन से डिपार्टमेंट का खर्चा है, ये जो सैलरी है ये कौन से डिपार्टमेंट का खर्चा है, कैरेज इनवर्ड कौन से डिपार्टमेंट का है, कैरेज आउटवर्ड कौन से डिपार्टमेंट का खर्चा है। तो पहले आप क्या करोगे, एलोकेट करोगे सभी डिपार्टमेंट के खर्चे को, ठीक है, चलिए आइडेंटिफाई करोगे। उसके बाद एलोकेशन ऑफ स्पेसिफिक ओवरहेड, आप उसके बाद क्या करोगे, एलोकेट करोगे स्पेसिफिक ओवरहेड, मैंने बताया था, आप एलोकेट कर लिया, मतलब आपने पहचान लिया ओवरहेड कौन से, ये स्पेसिफिक ओवरहेड है या फिर कॉमन ओवरहेड है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा है या फिर सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा है, आपने पहचान लिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर वो स्पेसिफिक ओवरहेड है डिपार्टमेंट का किसी, तो आप उसको डाल दोगे कहां पे, सीधा उस डिपार्टमेंट के खर्चे के अंदर, सिंपल। उसके बाद अगर आपको लगता है कि वो कॉमन ओवरहेड है, तब उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा और एप्रोप्रिएट बेनिफिट के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, जितना बेनिफिट जिस डिपार्टमेंट को मिल रहा है उस डिपार्टमेंट को उतना वो दे देंगे ओवरहेड, सिंपल से। चलिए एलोकेशन ऑफ स्पेसिफिक ओवरहेड हमको ये करना पड़ेगा, और दूसरा एप्रोप्रिएटमेंट ऑफ कॉमन ओवरहेड, अगर कॉमन ओवरहेड है तो फिर ओवरहेड है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसी एप्रोप्रिएशन के हिसाब से हमें बांटना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया था रेंट का एग्जांपल, सिंपल से। चलो तो ये जो काम हम करते हैं इसको बोलते हैं हम, इस पूरे काम को, पहला दूसरा और ये तीसरा वाला काम, मतलब ये तीनों जो एक्टिविटीज जो करी जा रही है इनको बोलते हैं हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसे, यहां तक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल से इसको बोलता जाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपने इतना कर लिया कंसेप्ट, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे हम। उसके बाद हमारा आता है क्या, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या करते हैं, मतलब अप्रोप्रिएशन ऑफ क्या बोल रहा हूँ, अच्छा रीअप्रोप्रिएशनमेंट, ठीक है भाई, अच्छा ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड टू
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यानी आपको क्या करना है, रीअप्रोप्रिएशन करना है, यानी दोबारा से बांटना है किसका, जो भी सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे हैं वो किसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। क्योंकि मैंने बताया देखो एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक है आपका सर्विस डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करता है, ठीक है, उसकी कॉस्ट हमें फिक्स पता चल जाती है, लेकिन जो सर्विस डिपार्टमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, उसका खर्चा तो पता ही नहीं चलता, और वो ओवरहेड के फॉर्म में होता है। तो हमने ओवरहेड के फॉर्म में सबको निकालना है कितना खर्चा हुआ टोटल, और उसको बांट देना है किसके अंदर, मतलब कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, ताकि हमें पता चल पाए कि भाई प्रोडक्शन पे कितनी कॉस्ट हो रही है टोटल सर्विस डिपार्टमेंट और उन सबकी मिला के। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है, जो भी सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा है उसको बांट देना है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में। ये मेन है, हमें क्या करना है यहाँ पे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें जो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा है उसको बांट देना है किसके अंदर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम पहले मतलब पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा है, कि वो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का खर्चा है या फिर कॉमन डिपार्टमेंट का खर्चा है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं या फिर अप्रोप्रिएट करते हैं, फिर एलोकेट करते हैं कि वो कहां पे जाए, उसी डिपार्टमेंट के अंदर जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, अप्रोप्रिएटमेंट ऑफ कॉमन ओवरहेड, मतलब अगर वो स्पेसिफिक नेचर का है तो फिर वो सीधा डायरेक्ट डिपार्टमेंट चला जाएगा, अगर वो कॉमन नेचर का है तो वो उसी रेशियो में आप क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। सिंपल, इतना हम करते हैं प्राइमरी में। सेकेंडरी में क्या करते हैं, जो सेकेंडरी वाला होता है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं किसके अंदर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। समझाता हूं, एक छोटा सा कंसेप्ट करते हैं उसके बाद समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे, हाँ ठीक, क्यों ना एक क्वेश्चन ले लूं, एक क्वेश्चन ले लें, वही सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन लेते हैं फिर चलते हैं आगे। सिंपल सा, हाँ भाई श्योर है, भाई क्वेश्चन तो मिल नहीं रहा फिलहाल, क्योंकि वो डायरेक्ट सीधा बड़े क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है नहीं इस टॉपिक के कि आप समझा पाऊँ आपको, ठीक है। तो एक बार समझते हैं वैसे ही, मतलब नॉर्मली बिना क्वेश्चन के, ठीक है। तो समझिए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो समझाते हैं। देखो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में मान लो आपके पास डिपार्टमेंट है अलग अलग, ये रहा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, दूसरा ये रहा P3, उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट आपके पास, ये सर्विस डिपार्टमेंट 1, ये सर्विस डिपार्टमेंट 2, ठीक, ऐसे दो सर्विस डिपार्टमेंट है, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्योंकि आपके पास 3 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, या फिर एक ही प्रोडक्ट बनता है जिसमें अलग अलग वैरायटी चाहिए होती है आपको, अलग अलग चीजें, ठीक है। इसके बाद सबसे मेन चीज आती है, पहले आप क्या करोगे इसके अंदर, जो भी डायरेक्ट खर्चे हैं किसके ऊपर, मटेरियल के ऊपर, तो डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा होता है वो लिखोगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डायरेक्ट मटेरियल होते हैं, इनके ऊपर जो होते हैं ना खर्चे सर्विस डिपार्टमेंट है वो मेन होते हैं, क्योंकि उन्हीं को क्या बोलते हैं, ओवरहेड, क्योंकि इनके ऊपर जो किया खर्चा वो तो डायरेक्ट खर्चा हो गया, इनडायरेक्ट वाले तो है नहीं, और ये प्राइम कॉस्ट में आते हैं। ओवरहेड क्या होते हैं, जो भी इनडायरेक्ट वाले होते हैं, तो हमें तो मेन इन पे फोकस करना है ना, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट जो होता है वो प्रोडक्शन करता नहीं है, और जो सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन नहीं करता है, एक सेकंड में रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक, हाँ जी, जो सर्विस डिपार्टमेंट है जो प्रोडक्शन नहीं करता है, ठीक है, तो उसके भी जितने भी खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर जो भी करता है, तो वो एक तरीके से क्या होते हैं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्शन करता ही नहीं है, वो सर्विस डिपार्टमेंट है, सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है। तो सर्विस डिपार्टमेंट के जितने भी ज्यादातर खर्चे हैं वो सारे सारे क्या बन जाते हैं, ओवरहेड बनते हैं, मतलब कि एक तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनते हैं। सिंपल सा, चलिए सेम ऐसी डायरेक्ट लेबर पे जो खर्चा है वो इनके लिए तो डायरेक्ट खर्चा है, लेकिन हमारे लिए क्या होता है, सर्विस डिपार्टमेंट के लिए क्या होता है, वो इनडायरेक्ट खर्चा होता है, इसलिए ओवरहेड में काउंट होता है। सेम ऐसी डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो इनके लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, लेकिन हमारे लिए क्या होता है, ओवरहेड, तो इनकी हमें वैल्यूएशन करनी है, इनको नहीं लिखना, ये खाली रहेंगे, बस हमें इनको देखना है, इनकी मेन वैल्यूएशन करनी है, ये तो अमाउंट दे देगा वो क्वेश्चन वाला, हमें इनकी वैल्यूएशन करनी है, मतलब इनकी कैलकुलेशन करनी है। सिंपल, चल ये हो गया डायरेक्ट वाले। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आते हैं कुछ ओवरहेड, क्योंकि ये तो हो गए डायरेक्ट वाले, अब कुछ ओवरहेड की बात करते हैं, ठीक है। अब ओवरहेड में क्या आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, जैसे कि इनडायरेक्ट भाई इनडायरेक्ट मटेरियल आ गया, इनडायरेक्ट मटेरियल, अब वो इसका भी होगा, इसके पास भी इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, कुछ इसके पास भी इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, इसके पास भी इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, सेम ऐसे ही इनके पास भी इनडायरेक्ट मटेरियल होंगे, है ना भाई। तो इनडायरेक्ट वाले जो होते हैं वो इसके हिसाब से भी होते हैं, इसके हिसाब से भी होते हैं, समझ में गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे इसके खर्चे को से होते हैं, छोड़ो यार, वैसे इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, इनडायरेक्ट लेबर हो गया, सेम इसके भी कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनके भी, और इनके भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, लेकिन इनके जो इनडायरेक्ट है वो इनके लिए इनडायरेक्ट ही रहते हैं, जो इनके लिए डायरेक्ट होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो इनके लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहते हैं, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट के चाहे वो डायरेक्ट वाले हो चाहे वो इनडायरेक्ट वाले हो, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ओवरहेड कहलाते हैं। सिंपल सा, तो अगर आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो सारे एक्सपेंसेस को, वो कहलाता है आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहलाता है वो, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर आपने डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल दोनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सिंपल सा, हाँ जी, सर्विसेज के हिसाब से और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हिसाब से। सिंपल, अभी आपने जो किया वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन हमें मेन क्या सीखना है, हमें मेन सीखना है दूसरा,
रीअप्रोप्रिएशनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यानी जो भी सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस हैं उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कैसे डाला जाए, क्योंकि मेन जो ये खर्चे हैं सर्विस डिपार्टमेंट वाले कर रहे हैं, ये रिकवर कहां से करेंगे, ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं इन्हीं को कॉस्ट से रिकवर करेंगे ना भाई। हाँ जी, तो जो खर्चा है ये सारा खर्चा कहां पे डालना है आपको, यहाँ पे डालना है। तो क्या किया जाएगा भाई, अब यहाँ पे अलग अलग मेथड आते हैं इनके खर्चे को इनमें एप्रोप्रिएट करने के लिए। तो अलग अलग मेथड क्या है समझिए, मेथड ऑफ रीअप्रोप्रिएशन। अच्छा, इसके बाद पहले ये समझा दो, खत्म करता हूँ, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। जब आप ये डिपार्टमेंट के खर्चे इसके अंदर ट्रांसफर कर दोगे, बस ट्रांसफर करने के बाद आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट, यानी जो टोटल खर्चा है आपको वो करना है, मतलब कि टोटल कर देना है इसका कि कितना खर्चा आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे किया, प्रोडक्शन 1 2 पे किया, कितना खर्चा हमने प्रोडक्शन 3 डिपार्टमेंट में किया, और इस तरीके से आप क्या कर दोगे, क्वेश्चन खत्म कर दोगे। बस एक यही करना है बस आपको, पहले तो डायरेक्ट वाले लिखने जो भी हर डिपार्टमेंट के खर्चे हैं वो लिख दिया आपने, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है रीअप्रोप्रिएटमेंट, मतलब रीअप्रोप्रिएशनमेंट, ठीक है भाई। तो ये जो खर्चे हैं सर्विस डिपार्टमेंट के सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है, ये जो खर्चे हैं सर्विस डिपार्टमेंट के इनको इसके साथ बांटना है इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के खर्चों के साथ, सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे रेंट है, रेंट मान लेते हैं आपने 1 लाख रुपए पे किया था रेंट, तो 1 लाख रुपए में से जो रेंट है ना 1 लाख, तो आपने रेंट 1 लाख रुपए पे किया, जो रेंट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलग है और सर्विस डिपार्टमेंट के अलग है। मान लो जो रेशियो आ रहा है वो इनका आ रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट का 2:2:2:2 कितना मान के चले 3 और 1। तो कैसे बांटा जाएगा रेंट, रेंट तो यहाँ पे आएगा, इनडायरेक्ट है ना भाई इस वजह से। चलिए तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे 2:2 यानी कि यहाँ गया 20,000, 20,000 इसका रेंट, 20,000 इसका रेंट, इसका आ गया 30,000 रेंट और इसका आ गया 10,000 रेंट। सिंपल, ये हमने किया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो रेंट का खर्चा है ये कहां से रिकवर कर पाएगा सर, ये तो कमाता ही नहीं सर्विस डिपार्टमेंट, ये तो इनको सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये जो सारी कॉस्ट है टोटल मिला के यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट भी करनी है। अब ये जो 30,000 का खर्चा है और ये 10,000 का खर्चा है सर्विस 1 का और सर्विस 2 का, ये यहाँ पे ही डालना है। अब देखो यहाँ पे अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये मेथड जो मैं सिखाऊंगा अब जो उसके अंदर अलग तरह के क्वेश्चन, जैसे सर्विस डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट अगर 1 है और जो अपनी सारी की सारी सर्विस 2 है वो केवल प्राइमरी डिपार्टमेंट 1 को देता है, सिंपल सा। तो ये जो इसका खर्चा है ना सारा का सारा 30,000 का रेंट का खर्चा वो केवल कौन ले जाएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जुड़ जाएगा 30,000 रुपए सर्विस डिपार्टमेंट 1 का खर्चा, और सर्विस डिपार्टमेंट जो 2 है वो बराबर बराबर अपनी सर्विस देता है इन दोनों को। तो इसका जो खर्चा है 10,000 का वो हमको बांट देना है यहाँ पे 5,000 और 5,000। ये जो मैं कर रहा हूँ ये एक खर्चा यहाँ से माइनस करके मैं यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, ये मैं कर रहा हूँ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, समझ में, जो भी ओवरहेड है मैं उनको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसफर कर रहा हूँ, वही मेरे को करना है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, समझ में आ गया भाई। हाँ जी, आगे न्यूमेरिकल करेंगे सर अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक बच्चा कहता है भैया न्यूमेरिकल थोड़ी ज्यादा करवाया करो, तो आपसे ज्यादा न्यूमेरिकल करना चालू करेंगे, ठीक है सर। चलिए तो थोड़ी भी आपको बड़ी बनेगी, और मेरे को पता है सर आपकी बुक में न्यूमेरिकल है नहीं, तो अगर मैं ज्यादा न्यूमेरिकल करने की लालच में ढूंढूंगा तो फिर मेरे को सीए की बुक में जाना पड़ेगा, ठीक है सर। तो हम उसी की बुक में से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंसेप्ट आपको समझना है बस खाली, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल सर। चलिए वापस चलते हैं, तो हमें क्या करना है समझिए, मेथड ऑफ रीअप्रोप्रिएशनमेंट। रीअप्रोप्रिएशनमेंट के मेथड कितने हैं तो समझो 3 मेथड है बस खाली, डायरेक्ट मेथड, दूसरा नाम याद कर लो, जब हम मेथड करेंगे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड क्या होता है सर, डायरेक्ट मेथड में हम कुछ नहीं करते, बस जो भी सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा है हम उठा के किसके अंदर डाल रहे हैं, तीनों डिपार्टमेंट के अंदर, यानी जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है हम सीधा उनके अंदर डायरेक्ट डाल दे रहे हैं, जो भी उनका रेशियो है उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते रहे, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्की बात। हाँ जी, यानी कि जो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा है उसको सीधा वहां पे डाल दे रहे हैं, जैसे हमने ये किया ना अभी अभी, कौन सा रेंट वाला, जो भी हमारा खर्चा था हमने सीधा डाल दिया रेशियो के हिसाब से, जिसको जितना चाहिए था वो हमने डायरेक्ट मेथड ही यूज किया, ठीक है भाई। अगला आता है नॉन रेसिप्रोकल मेथड। नॉन रेसिप्रोकल मेथड क्या करता है, देखो कई बार क्या होता है नॉन रेसिप्रोकल मेथड में, कई बार क्या होता है ये जो सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं ना, ये सर्विस डिपार्टमेंट केवल इनको सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, ये सर्विस डिपार्टमेंट इनको तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे वाले हैं ना उनको भी सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं, समझे। तो ये सर्विस डिपार्टमेंट सबको सर्विस प्रोवाइड करने का काम होता है, तब उस टाइम पे जो इनका खर्चा होता है वो इसके साथ और इसके साथ भी बांटा जाएगा और इसके साथ भी बांटा जाएगा, इसमें ऐसी चीजें होती हैं। और कई बार क्या होता है ये जो सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं वो अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो नॉर्मली जो डायरेक्ट मेथड था तो उसमें हम क्या करते हैं इनके साथ वो खर्चा नहीं बांटते, हम बांटते खाली अपना खर्चा इनके साथ, सिंपल, ठीक। लेकिन ये जो है ना नॉन रेसिप्रोकल मेथड, इसके अंदर क्या करते हैं हम देखते हैं सबसे ज्यादा बड़ा खर्चा, मतलब सर्विस डिपार्टमेंट कौन सा है, सॉरी सबसे बड़ा नहीं, हम देखते हैं ऐसा सर्विस डिपार्टमेंट कौन सा है जो किसी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को अपना मतलब एक तरीके से हेल्प नहीं कर, मतलब सारे सर्विस डिपार्टमेंट को हेल्प कर रहा है और दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट से हेल्प नहीं ले रहा। मान लेते हैं सर्विस डिपार्टमेंट 3 है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इन तीनों में से मान लेते हैं ऐसा कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट है जो दूसरों से हेल्प नहीं ले रहा, ठीक है सर। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखो ये जो सर्विस डिपार्टमेंट 1 है इसका खर्चा सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, लेकिन ये जो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा है ये वाला इसके साथ भी है, इसके साथ भी बटा हुआ है। इस डिपार्टमेंट का खर्चा सर्विस डिपार्टमेंट ये वाला खर्चा केवल इसके साथ बटा हुआ है, लेकिन इस डिपार्टमेंट का खर्चा देखो क्या सर्विस डिपार्टमेंट ये दोनों ले रहे हैं,
नहीं, ये दोनों खर्चा नहीं ले, मतलब ये जो सर्विस डिपार्टमेंट 3 है ना, मतलब जिस सर्विस डिपार्टमेंट 3, ये जितना भी उसका खर्चा होता है, ये खर्चा अपना इसके साथ भी बढ़ता है, इसके साथ भी बढ़ता है और इन सबके साथ भी बढ़ता है। मतलब ये सर्विस डिपार्टमेंट सबको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सिंपल। क्या यहाँ पे इसको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई इसकी हेल्प कर रहा है, कोई और डिपार्टमेंट इसको दे रहा है अपना खर्चा? नहीं जी, कोई और डिपार्टमेंट इसकी हेल्प नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा जो है उसको बांटेंगे इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, इनके साथ। मतलब ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है, पहले इसका खर्चा बांट देंगे सबके साथ। इसको बोलते हैं नॉन रिलेशन, मतलब रेसिप्रोकल मेथड। नॉन रेसिप्रोकल मेथड के अंदर जो सबसे बड़ा सर्विस डिपार्टमेंट है, जो सब किसी को हेल्प नहीं कर, मतलब सबको हेल्प कर रहा है लेकिन किसी से हेल्प नहीं ले रहा, वो सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस आप सबके साथ बांट दोगे पहले। ठीक है, अब इसके साथ भी बढ़ चुका है, तो यहां पे मान लो कोई अमाउंट होगा, इस पे अमाउंट एक और आ जाएगा, यहाँ पे एक और जो इसका अमाउंट आया, इसका खर्चा है, तो इसका खर्चा अब जो हो गया, अब ये सबसे बड़ा है क्योंकि ये इससे हेल्प नहीं ले रहा, ये इससे हेल्प नहीं ले रहा, बस खाली ये इनको हेल्प कर रहा है, मतलब इसको भी हेल्प कर रहा था लेकिन हमने उसका खर्चा बांट दिया। ठीक है सर, ये और किसी से हेल्प नहीं ले रहा, बस खाली इनसे हेल्प ले रहा है। तो अब इसका खर्चा हम जो होगा वो बाकी सबके साथ बांटेंगे, फिर उसके बाद इसका खर्चा जो होगा वो बाकी तीनों के प्रोडक्ट के साथ बटेगा। सिंपल। इसको बोलते हैं नॉन रेसिप्रोकल मेथड। अच्छे तरीके से जब हम करेंगे ना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, तब आपको दोबारा समझ में आ जाएगा, और ये दोबारा समझा भी दूंगा मैं जब हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सिंपल। चल, उसके बाद आता है रेसिप्रोकल मेथड। रेसिप्रोकल मेथड के अंदर क्या आता है, मतलब रेसिप्रोकल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर तीन मेथड अलग से आई आते हैं। सिंपल सा, जिसमें हमें तीनों ही, मतलब जो सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं, जो पहला सर्विस जैसे इसमें था, जो थर्ड डिपार्टमेंट है वो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, वो किसी से हेल्प नहीं ले रहा, वो सारा सारा सर्विस बस खाली प्रोवाइड करने का काम करता है, तो उसका जो भी खर्चा होगा वो सारे सारे सर्विस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सब में बांट दिया जाएगा। लेकिन रेसिप्रोकल मेथड में ऐसा नहीं होता। इसमें इस मेथड के अंदर जो सर्विस डिपार्टमेंट बने वो बाकी सबकी हेल्प कर रहा है और सर्विस डिपार्टमेंट की भी हेल्प कर रहा है। रेसिप्रोकल 2 वो बाकी सबकी भी हेल्प कर रहा है और सर्विस डिपार्टमेंट 1 और सर्विस डिपार्टमेंट 3 की भी हेल्प कर रहा है। रेसिप्रोकल मतलब सर्विस डिपार्टमेंट 3 के अंदर, मतलब जो सर्विस डिपार्टमेंट 3 है वो बाकी सबकी भी हेल्प कर रहा है, सर्विस डिपार्टमेंट 1 और सर्विस डिपार्टमेंट 2 की भी हेल्प कर रहा है। मतलब जो सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं इसके अंदर वो एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, तो इसके अंदर हमको भी जो सर्विस डिपार्टमेंट खर्चा है वो भी एक दूसरे के साथ बांटते रहना है। आगे करेंगे क्वेश्चन, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है भाई, तो रेसिप्रोकल मेथड में तीन मेथड होते हैं। पहला रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड और ट्रायल एरर मेथड। ये तीनों मेथड, यहाँ पे हम इक्वेशन बना के करेंगे, यहाँ पे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिसके अंदर किसी भी एक सर्विस डिपार्टमेंट खर्चा हम बाकी सबसे बांटते रहेंगे। लगभग 3 साइकिल तक हम चलते हैं, मैं मतलब ज्यादातर क्वेश्चनों में, वरना चाहो तो और भी चल सकते हो। सिंपल सा। और उसके बाद ट्रायल एरर मेथड। ये तीनों मेथड सेम ही मेथड होते हैं, सेम ही आंसर आएंगे आपके ज्यादातर। ठीक है, बाकी सब हो जाएगा। तो मेन चीज जो है ना वो आपको ये सीखनी है, ये है न्यूमेरिकल बेस आपकी कॉन्सेप्ट। मेन चीज है आपको ये तरीके सीखने, ये अलग तरीके के क्वेश्चन आएंगे। करना क्या है आपको, वही करना है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल। और करना क्या है उसके अंदर, इस तरीके से करने, मतलब 1 2 3 4 5 6 की तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और मैं 6 के 6 क्वेश्चन करवाने के बाद फिर आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूंगा 2 3। सिंपल सर। चलिए, तो बस ये वाली वीडियो खत्म होती है, अब मतलब खत्म नहीं होती, अब न्यूमेरिकल चालू करते हैं। सिंपल सर। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और आपने पहले तक रखा है तो सच बता रहा हूं भाई साहब, दिल से कलेजे से गुर्दों से फेफड़ों से शरीर के अंगों से थैंक यू आपको। ठीक है, और आपने पहले तो नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं यार, कोई आपत्ति नहीं आ रही है, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद। ठीक है भाई, आराम से कर दिए बाद में, अरे कोई आपत्ति नहीं आ रही है, आराम से कर दिए बाद में। ठीक है भाई, चलिए तो शुरू करते हैं अपना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। हाँ भाई शुरू है, चलो फिर तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लगा रहा हूँ, देखो सर ध्यान से। कह रहा है सर सीए का बुक, सीए की बुक का क्वेश्चन है, आप जाके चेक कर सकते हो बेसिक से। कह रहा है एक्सेल लिमिटेड हैज 3 डिपार्टमेंट्स एंड 4 सर्विस डिपार्टमेंट्स। ठीक है, एक्सेल लिमिटेड है, उसके पास 3 डिपार्टमेंट है और 4 जो है वो उसका 4 उसके सर्विस डिपार्टमेंट है। कह रहा है द एक्सपेंस फॉर दीज डिपार्टमेंट एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी आर एज फॉलो। देखो सीधी बात, उसने कुछ बात पहले ही कह दी है तो मैं उसके लिए पहले से तैयार कर लेता हूँ। यहाँ पे तो हो गया पर्टिकुलर। ठीक है भाई, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी आपकी हेल्प के लिए बता दूंगा कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, एप्रोप्रिएशन किस तरीके से कर रहा हूँ, आपको बनाने की जरूरत नहीं है वैसे। थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ ना। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर एप्रोप्रिएशन इस तरीके से मैं कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे डिपार्टमेंट। ये रहा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं, हाँ भाई 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, P3, सर्विस डिपार्टमेंट 1, सर्विस डिपार्टमेंट 2, सर्विस डिपार्टमेंट 3 और सर्विस डिपार्टमेंट 4। तो 4 उसके पास सर्विस डिपार्टमेंट है। ठीक है, चलिए तो इतना वो कह रहा है क्वेश्चन वाला। कह रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। कह रहा है जो डिपार्टमेंट ए है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए है उसका जो टोटल खर्चा हुआ है, यानी कि कॉस्ट ऑफ
मतलब डायरेक्ट मटेरियल पे या फिर प्राइम कॉस्ट बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। जितना भी प्रोडक्शन पे कॉस्ट पे खर्चा हुआ है उसका क्या हुआ है खर्चा, तो वो हुआ है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 का 30 लाख रुपए का, ठीक। उसके बाद इसका हुआ है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 का 26 लाख का, 3 का हुआ है भाई यानी सी डिपार्टमेंट का 24 लाख का, सिंपल। चलिए यानी टोटल जो खर्चा हुआ है वो दे रखा है 80 लाख का, यानी कि 80 लाख को हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, सिंपल से। चलिए यहाँ पे आता है सर्विस डिपार्टमेंट, अलग कर रहा हूं मैं, सर्विस डिपार्टमेंट अलग है थोड़ा सा इससे, ठीक है। चलिए तो सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा हुआ है वो बेसिकली कितना हुआ है, स्टोर्स का 40, मतलब सर्विस डिपार्टमेंट पहले वो जो है ना वो स्टोर मान लेते हैं कि वो स्टोर्स का है डिपार्टमेंट, और स्टोर्स वालों ने यानी कि सामान स्टोर करने पे कितना खर्चा किया है, तो वो 4 लाख का खर्चा कर रखा है उन्होंने सामान को स्टोर करने के लिए। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, तो ये टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट सर, ठीक है सर, और इसने खर्चा कर रखा है कितने का, 3 लाख रुपए का। अगला पावर का खर्चा सर, पावर वालों डिपार्टमेंट ने कितना सप्लाई किया पावर, 1,60,000 रुपए की हमें पावर सप्लाई करिए, 1,60,000 खर्चा हुआ, 1,60,000, ठीक है सर। चलो उसके बाद कैंटीन का खर्चा हो रखा है 1 लाख का, तो ये 1 लाख का खर्चा कैंटीन का हो गया। एल मतलब लाख और के मतलब 1000, पता है आपको, चलो ठीक। आगे चले सर, तो कैंटीन वालों ने खर्चा कर रखा है, ये कैंटीन का खर्चा हो गया, ये पावर का खर्चा हो गया, ठीक है भाई। तो टोटल खर्चा इन्होंने कर रखा है टोटल 9,60,000, इसकी तो जरूरत नहीं है लिखने की, ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं थी वैसे लिखने की। चलो भाई तो हमने डिपार्टमेंट के हिसाब से सारे खर्चे डाल दिए, ठीक है, कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट का, कौन सा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, हमने सब चीज बांट दिया। एक बार देखते हैं सर, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और दे रखी है, क्या कि जो हाउस ऑफ पावर ऑफ मशीन है, मतलब सॉरी हॉर्स पावर ऑफ मशीन है, ठीक है, राइटिंग है मेरी थोड़ी सी। तो हॉर्स पावर ऑफ मशीन जो है वो कितनी है, डिपार्टमेंट ए की जो है वो 300 और 300 डिपार्टमेंट बी की और 200 डिपार्टमेंट सी की बनती है। यानी जो हॉर्स डिपार्टमेंट में खर्च मतलब कि जो मशीन पे खर्चा होता है वो कितना होता है इस रेशियो के हिसाब से। तो हमको रेशियो लेना है, जब भी आपका मशीन पे खर्चा, जैसे कोई डेप्रिसिएशन दे दिया या फिर कोई कुछ ऐसी चीज देती है जो मशीन से चलती है, जैसे पावर दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, सर्विस डिपार्टमेंट है ना पावर डिपार्टमेंट, तो जो पावर डिपार्टमेंट है वो पावर सप्लाई करेगा, और पावर सप्लाई किसके हिसाब से करेगा, क्या जमीन के एरिया के हिसाब से, नहीं जी, पावर सप्लाई होती है मशीन के यूज के हिसाब से, मशीन कितना यूज करती है। तो जो डिपार्टमेंट ए है वो 300 यूनिट यूज कर रहा है मान लो हॉर्स पावर, और जो डिपार्टमेंट बी है वो 300 हॉर्स पावर यूज कर रहा है, और जो डिपार्टमेंट सी है वो 200 हॉर्स पावर यूज कर रहा है, इस तरीके से, ठीक है सर। इन्फॉर्मेशन दे रखी है, नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं 20 15 15, वैल्यू ऑफ स्टोर रिक्विजिशन दे रखा है 250, ये अमाउंट दे रखा है 2,50,000 अमाउंट और 1,50,000 और 1 लाख, ठीक है भाई। हाँ जी, जो मतलब कि स्टोर रिक्विजिशन मतलब जो हमने सामान स्टोर कर रखा है उसको रखने का खर्चा कितना हो रहा है, 2,50,000, 1,50,000 और 1 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है, ठीक है। क्या रहा है, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट एप्रोप्रिएशन द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज डिपार्टमेंट ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बाय डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड का यूज करना है डायरेक्ट वाले, और उसके बाद करना है फिर आपको सॉल्व, सिंपल सर। चलिए अच्छा मैंने आपको बताया था सर जो ओवरहेड है, ओवरहेड ओवरहेड जो हम एप्रोप्रिएशन करेंगे उसके मेथड कितने हैं, 3। तो पहला मेथड कौन सा है, डायरेक्ट मेथड, ये वही डायरेक्ट मेथड की बात कर रहा है। कौन से मेथड की बात कर रहा है, डायरेक्ट मेथड की। इसके बाद आएगा सर जो दूसरा रिप्लेसमेंट मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं कौन सा, लैडर मेथड भी बोलते हैं उसको, ठीक है सर। तो उस मेथड की बात करेंगे, और उसके बाद आएगा तीसरा वाला मेथड जिसके अंदर क्या करते हैं, रिपीटेड मेथड होता है, जिसके अंदर रिपीट कर रहे होते हैं उन चीजों को, ठीक है, जो सर्विस डिपार्टमेंट होता है वो रिपीट कर रहा होता है, उसके अंदर 3 डिपार्टमेंट होते हैं, मतलब 3 होते हैं, वो क्या बोलते हैं, 3 और उसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक तो साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला मेथड है, और एक आपका एरर वाला मेथड है, ट्रायल एरर वाला मेथड, और दूसरा जो था वो रिपीटेड वाला मेथड था जिसमें आप रिपीट करते रहते हैं चीजों। चलिए फिलहाल अभी डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन बोल रखा है इसने, जो पहला वाला टाइप था ना मैं वही करवा रहा हूं, तो इसने बोल रखा है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड का यूज करना है। क्या बोल रहा है, डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड का यूज करना है और आपको सॉल्व करना है पूरा क्वेश्चन, सिंपल सर। तो सॉल्व करना चालू करते हैं, क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा सर, ठीक है, मेरे को तो देखना है, मेरे को क्वेश्चन दिखे मैं कहां से करूंगा। चलिए शुरू करते हैं सर। सबसे पहले देखो हमारे पास जो सर्विस डिपार्टमेंट में जितने भी खर्चे हैं ना इनको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड कहता है जो भी सर्विस डिपार्टमेंट खर्चे हैं डायरेक्टली बांट दो उनके रेशियो के हिसाब से। तो सबसे पहले स्टोर डिपार्टमेंट का खर्चा है, तो मैं वही बांटने जा रहा हूँ कि जो स्टोर का है उसका। तो देखिए स्टोर डिपार्टमेंट का खर्चा कितने का है, 4 लाख का। तो 4 लाख का जो जितना भी ओवरहेड है वो 4 लाख रुपए का ओवरहेड यहाँ से माइनस हो जाएगा, ठीक है, चला जाएगा, और ये कहां पे जाएगा, इन डिपार्टमेंट के अंदर, प्रोडक्शन के तीनों डिपार्टमेंट के अंदर। और वो कितना खर्चा कह रहा है, देखो ये स्टोरेज का खर्चा है, और स्टोरेज का खर्चा कहां किस हिसाब से बटेगा, हाउस पावर के हिसाब से, जो नीचे दे रखा है स्टेटमेंट आपको, मतलब कि हाउस पावर के हिसाब से, मशीन में जो यूज हो रहा है, नंबर ऑफ वर्कर के हिसाब से, या फिर वैल्यू ऑफ स्टोर रिक्विजिशन के हिसाब से, मतलब कि जो स्टोरेज का खर्चा है। देखो माल स्टोर करने का खर्चा किस हिसाब से बटेगा भाई, जितना आपने स्टोरेज ले रखा होगा, स्टोरेज पे जितना खर्चा किया होगा, तो जो स्टोरेज पे खर्चा किया उस हिसाब से। तो स्टोरेज पे आपने खर्चा किया है 2.5 लाख, इस डिपार्टमेंट में खर्चा है 2.5 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख। तो
250, 150 और 100। इसका रेशियो कितना आ गया देख लो आराम से। तो ये चलते हैं, 0 से 0 उठ गया, 5 से काट देते हैं, 5 पंजे 25, 5 3 15 और 5 दूनी 10, यानी जो स्टोर का खर्चा आ गया वो 5, 3 और 2 का रेशियो आ रहा है। यानी जो 4 लाख रुपए में स्टोर डिपार्टमेंट का खर्चा है जो है, सर्विस मतलब स्टोर डिपार्टमेंट का जो खर्चा है उसको आपको इसमें बांटना है 5:3:2 रेशियो में। तो 4 लाख को जब हम बांटेंगे 5:3:2 रेशियो में तो कितना कितना आएगा, 4 लाख का आधा यहाँ पे आ जाएगा, 4 लाख का आधा कितना हो गया, 2 लाख। अच्छा मैं निकाला कैसे 2 लाख, भाई ये जो 4 लाख का खर्चा है आपको बांटना है किसमें, 5:3:2 रेशियो में। तो कैसे बांटोगे, 5 डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितना है 10। सेम ऐसी अगले डिपार्टमेंट का निकालना है तो 4 लाख, ठीक है, और मल्टीप्लाई में कितना, अगले रेशियो है 3 और 3 बटे में टोटल कितना है, तीनों, 5 3 2 और 5 3 8, 8 और 2 2 10, ठीक है भाई। तो इस तरीके से अगले में 2 बटे 10 कर देना, आपका आ जाएगा सॉल्व करके। चलिए तो इसका हो गया 4 लाख, 4 लाख और इसमें बांटना है कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करके 5 से डिवाइड करके हो गया 40, यानी 1:20 इसका हो गया और इसका हो गया 80 जाएगा खर्चा। ठीक है सर, बहुत अच्छे, आपने खत्म कर दिया। आगे चलते हैं भाई, ठीक है, पहला टॉपिक हो गया आपका। दूसरा देखो, दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा है, टाइम वाला डिपार्टमेंट, नहीं टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, मतलब टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। तो 3 लाख का इसका खर्चा है, तो 3 लाख का इसका खर्चा, तो यहां से हम 3 लाख रुपए माइनस करेंगे किस डिपार्टमेंट का, टाइम कीपिंग का, ठीक है भाई। तो इसका खर्चा किस हिसाब से बांटा जाएगा, देखो टाइम कीपिंग मतलब क्या होता है, ये कौन सा डिपार्टमेंट है जो टाइम के हिसाब से सैलरी प्रोवाइड करता है अपने वर्कर को, ठीक है भाई, जितने टाइम वो काम कर रहे हैं। अब जो सैलरी वाले वर्कर है, मतलब जो वर्कर के हिसाब से सैलरी दी जाएगी ना, जितने ज्यादा वर्कर होंगे उतना ज्यादा खर्चा होगा। चलिए तो ये जो खर्चा है वो किस हिसाब से बढ़ेगा, नंबर ऑफ वर्कर के हिसाब से। तो नंबर ऑफ वर्कर का रेशियो कितना दे रखा है, ये रेशियो दे रखा है नंबर ऑफ वर्कर का रेशियो 20, 15 और 15, ये रेशियो। तो 5 से हिसाब से डिवाइड कर लो, 5 के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20, 5 या 15, 5 या 15, यानी रेशियो कितना आ गया 4 3 3। तो टाइम डिपार्टमेंट का जो खर्चा है वो कौन से रेशियो बांटना है, 4 3 3 के रेशियो बांटना है। तो 3 लाख को अगर बांटेंगे 4 3 3 में कर ही देता हूं मैं एक बार। अच्छा तो 3 लाख को अगर बांटेंगे आ गया, मल्टीप्लाई में कितना था 4 और डिवाइड बाय कितना है 10, ठीक है भाई। तो आपका आ गया 1,20,000, तो इसका आ गया 1,20,000, ठीक है भाई। और अगला कर लेते हैं, तो डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आ गया भाई इसका 90,000। और अगले का कर लेते हैं, उसका भी 90,000 आएगा, सिंपल सा। तो हमने जो 3 लाख थे अमाउंट, ये इसका बांट दिया, 3 लाख यहाँ से निकाल के, यहाँ से 3 लाख रुपए निकाला और यहाँ पे बांट दिया, इनके में दे दिया, सिंपल सा। चलिए अब उसके बाद अगला आता है कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा डिपार्टमेंट था ये, पी से, सेकंड डिपार्टमेंट क्या भाई, पी से है पावर। पावर का खर्चा कितना है 1,60,000 का, तो बस अब हमें 1,60,000 जो खर्चा है वो बांटना है पैकिंग डिपार्टमेंट का। अब कौन से बांटेंगे, देखिए सॉरी पैकिंग डिपार्टमेंट नहीं, पावर डिपार्टमेंट। अब पावर जो है, पावर कौन यूज करता है सर, अगले इलेक्ट्रिसिटी वाला हो या फिर मशीन वाला कुछ टॉपिक दे रखा हो तो उस हिसाब से देखो लास्ट में दे रखा है आपको पावर डिपार्टमेंट कैसे बांटना है। सबसे पहले हॉर्स पावर ऑफ मशीन, हॉर्स पावर ऑफ मशीन दे रखी है ना, उस हिसाब से बांट लेंगे। तो हॉर्स पावर ऑफ मशीन कितना है भाई, 300 300 और 200 का रेशियो है इनका, ठीक है भाई। तो इस रेशियो के हिसाब से बांटा है, मतलब रेशियो कितना आ गया 100 से डिवाइड कर दो ना, तो 3 3 और 2 का रेशियो बन गया। तो ये किस हिसाब से बटेगा, 3 3 और 2 के हिसाब से। तो जो पावर डिपार्टमेंट का जो खर्चा है वो इस रेशियो में बांटना है, किस रेशियो में 3:2 में। तो कितना कितना बढ़ गया 3:2 में बांट के साथ ही, तो 1,60,000 भाई डिवाइड बाय कितना 3 3 6 7 8, 8 से डिवाइड करना है मल्टीप्लाई बाय 3। भाई सॉरी अगर 22 बाहर से 9 9 सारी हो, ठीक है, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। तो भाई इसका आ गया 60,000, ठीक है, और डिवाइड बाय 3 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में 2 कर लेते हैं, तो आपका आ गया 40,000। तो इसका हो गया 40, इसका 60, तो 60 60 120, 120 और 40 कितना हो गया 160। चलिए जी खत्म। अगला लास्ट जो कैंटीन डिपार्टमेंट है, कैंटीन, और कैंटीन डिपार्टमेंट का कितना खर्चा था भाई, कैंटीन डिपार्टमेंट का खर्चा भैया 1 लाख। तो 1 लाख यहाँ से माइनस करेंगे और 1 लाख माइनस करके यहाँ पे जोड़ना है, वो भी किसके हिसाब से सर, कैंटीन का खर्चा होता है वर्कर के हिसाब से। तो वर्कर का हमने रेशियो पहले निकाल रखा था 4:3:3, तो इसी रेशियो के हिसाब से बांटे जाएंगे। क्योंकि जो कैंटीन में वर्कर, भाई कैंटीन में अगर एक ही वर्कर होगा तो कम खर्चा होगा, और कैंटीन में अगर ज्यादा वर्कर होंगे तो ज्यादा खर्चा होगा। वर्कर के हिसाब से डिपेंड करता है ना ये, तो कितने ज्यादा वर्कर है, तो ये वर्कर के हिसाब से बांटेंगे। तो कितना हो गया 4:3:3 में कर लेते हैं एक बार, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 10, तो ये आ गया भाई आपका 40,000। अरे क्या दिमाग लगाऊं उसमें भी, 40,000 30,000 और 30,000, सिंपल से कोई दिक्कत नहीं। तो आपने क्या कर दिया, डायरेक्ट मेथड का यूज करके आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया किसका, जितने भी आपके ओवरहेड थे, जो भी सर्विस डिपार्टमेंट के जितने भी आपने ओवरहेड थे उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया प्राइमरी डिपार्टमेंट में। तो आप बस आपको लास्ट में टोटल कर देना और आपको क्वेश्चन खत्म। याद रखना सर्विस डिपार्टमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद आंसर है वो 0 आना चाहिए, क्योंकि इनका सारा ज्यादा ओवरहेड कौन कहां पे जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास जाएगा। एक बार इनका टोटल कर लेते हैं और आपका क्वेश्चन खत्म पूरा पूरा। चलिए जी, तो इतना ही करना था बस खाली आपको। तो एक तो हो गया 30 लाख, हाँ भाई 30 लाख प्लस में 2 लाख
प्लस में 1,20,000, 1,20,000 प्लस में 60,000 प्लस में 40,000। तो भाई आपका आ गया 3,42,000, सॉरी 34,20,000। ठीक है भाई, 30, 2, 32, 33, 34, 22। ठीक है भाई, 34, 20। अगला कर लेते हैं भाई 26 लाख, ऐसे कर लेना 26, एक 27 लाख, 27 लाख, एक 28 लाख, 28 लाख 10,000, 28 लाख 10,000 हो गया। ठीक है, 28 10 और 28 लाख 70,000, 28 लाख 70,000 और 30, 28 लाख 70 और 30, 28 70 29 हो गया भाई, ये हो गया 29 लाख का खर्चा। ठीक है भाई, इसका कर लेते हैं 80 और मतलब 24, 24 और ये हो गया 25, 26, 26, 26 10, 26 10 और 30, 26 10 और 30 कितना हो गया 26 40, तो इसका हो गया 26,40,000 का खर्चा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, इसका हो गया 3,20,000 का खर्चा, मतलब 34,20,000 का खर्चा, और इसका 29 लाख, और इसका हो गया 26,40,000। मुबारक मुबारक हो सर, आपने एक क्वेश्चन खत्म कर दिया, डायरेक्ट मेथड आपका खत्म हो चुका है। इसके बाद चलते हैं अगले मेथड पे। सिंपल सर, चलिए उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अगले मेथड का। हाँ भाई शुरू है, तो भाई शुरू करते हैं। इस बार टॉपिक आता है नॉन रेसिप्रोकल मेथड। ठीक है भाई, उसके बाद करेंगे सर रेसिप्रोकल मेथड, जिसके तीनों पार्ट जो होते हैं वो तीनों पार्ट। सिंपल सर, चलिए तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन दिख रहा है आपको वहीं पे। ठीक है, कह रहा है सपोज द एक्सपेंस ऑफ टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए और बी। जो आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो ए और बी है, यानी जो नीचे वाले डिपार्टमेंट दे रखे हैं ना आपको वो ए और बी है। ठीक है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और जो ऊपर वाले डिपार्टमेंट है एक्स और वाई, वो कौन से हो गए आपके सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, कह रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए एंड बी एंड टू सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई। सर्विस डिपार्टमेंट वही है ऊपर वाले, ठीक है, जो दे रखे। चलिए, तो कह रहा है इंफॉर्मेशन आपको सारी सारी दे रखी है डाटा में। कह रहा है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ एप्रोप्रिएशन द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट अंडर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग द स्टेप मेथड। कौन सा मेथड? स्टेप मेथड। स्टेप मेथड बोल लो या फिर लैडर मेथड बोल लो, बात एक ही होती है, या फिर आप बोल लो नॉन रेसिप्रोकल मेथड। सिंपल सा। चलिए तो शुरू करते हैं समझिए। अच्छा, क्वेश्चन चाहिए होगा फिलहाल, समझिए सर। तो चालू करने से पहले एक समझा देता हूं दोबारा से कंसेप्ट। मैंने बताया था सर, नॉन रेसिप्रोकल मेथड में क्या होता है, जैसे प्रोडक्शन 1 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 है, और ऐसे एक सर्विस डिपार्टमेंट 1 सर्विस डिपार्टमेंट 2 है, सर्विस डिपार्टमेंट 3 है। ठीक है, तो सर्विस डिपार्टमेंट जो 3 है, इनका आपको अमाउंट दे रखा है और इस तरीके से कोई ना कोई अमाउंट दे रखा होगा। ठीक है सर, समझिए। तो जो सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी अमाउंट है, क्या सर्विस डिपार्टमेंट में किसी और डिपार्टमेंट का कोई अमाउंट जुड़ रहा है, यानी सर्विस डिपार्टमेंट को कोई और डिपार्टमेंट कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? नहीं। तो सर्विस डिपार्टमेंट सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। ठीक है सर, तो जितनी सबसे पहले हम जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट होता है सर्विस डिपार्टमेंट, उसी का जो अमाउंट होता है, एक्सपेंस जो भी होता है, ओवरहेड जो भी होता है, वो पहले सारे डिपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। यानी कि मान लो इनका अगर रेशियो होता है, जैसे यहाँ पे है, मान लेते हैं कितना 40,000 का खर्चा, टोटल यहाँ पे लिखा हुआ कितना 40,000, और इनका रेशियो देखा 1:1:1:1, तो यहाँ पे सबसे पहले इसी को डिवाइड करेंगे 10,000 सब में। फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी अमाउंट होगा इसका, मान लो ये जो हो गया ऐसे खर्चा देखा हुआ, तो इसका अमाउंट हो गया, पहले मान लो 30,000 था, इसका मान लो 60,000 है, 60,000 50,000 मान लेते। तो इसके पास 30,000 पहले था, इसके पास 40 था, इसके पास 50 था। तो हमें क्या करना है, इसका जो भी खर्चा है सबसे पहले उसको बांटना है सब में। इसके पास बांटने के बाद यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे 10 आ गया, इसके पास भी 10 आ जाएगा एक्स्ट्रा, इसका भी 10 आ गया, बांट दिया। अब देखिए सर्विस डिपार्टमेंट जो 2 है, यहाँ पे टोटल खर्चा मतलब टोटल एक्सपेंस हो गया इसके पास ओवरहेड का 40। तो उसके बाद ये 40 पहली लाइन में हमने ये बांटा सब में, दूसरी लाइन में इसका जो भी खर्चा होगा 40,000 का, वो खर्चा 40,000 का बांटेंगे किस डिपार्टमेंट में, इन तीनों में। इन तीनों मान लेते हैं रेशियो इधर का 2:1:1 का, तो हम बांटेंगे इस तरीके से 20,000 इसका, 10,000 इसका और 10,000 इसका। सिंपल। अब ये बढ़ चुका है, ये भी बढ़ चुका है, इसका 0 हो चुका है, इसका भी आंसर 0 हो चुका है। अब सर्विस डिपार्टमेंट का जितने भी ओवरहेड है फिर वो बांट दिए जाएंगे इन दोनों डिपार्टमेंट के अंदर। सिंपल। इसको बोलते हैं नॉन रेसिप्रोकल मेथड, या फिर आप बोल सकते हो लैडर मेथड, या फिर आप बोल सकते हो चलते हैं स्टेप मेथड। ठीक है भाई, चलिए वापस देखते हैं सर अपना क्वेश्चन। ठीक है सर, तो क्वेश्चन के अंदर आपको डिपार्टमेंट दे रखे हैं 2 और सर्विस डिपार्टमेंट भी 2 दे रखे हैं। चलिए जी, तो वापस चल रहे हैं वही क्वेश्चन, वैसी सेम टॉपिक का नाम आता है पर्टिकुलर। यहाँ पे आगे आपका एप्रोप्रिएशन जो मैं करूंगा जिस हिसाब से मार्कर खत्म हो रहा है भाई, दूसरा देखूंगा।
हाँ जी श्योर है। चलो तो पर्टिकुलर हो गया, एप्रोप्रिएशन हो गया, उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट 1, उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट 2। ठीक है सर, बस इतना ही है और है ही नहीं। श्योर थे? ठीक। तो एप्रोप्रिएशन तो मतलब वो कॉस्ट कह रहा है कि कितनी कितनी कॉस्ट पड़ी है। तो देखिए अमाउंट कह रहा है ए और बी जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसमें है 3 लाख का अमाउंट और एक में है 2 लाख का अमाउंट। अब आते हैं सर्विस डिपार्टमेंट में। सर्विस डिपार्टमेंट का नाम क्या है? एक्स और वाई। ठीक है, और इनका नाम क्या है? ए और बी। चलिए सर्विस डिपार्टमेंट में जो एक्स में खर्चा हुआ है वो 2 लाख का हुआ है और जो वाई में खर्चा हुआ है वो 1,50,000 का हुआ है। 1,50 का 150 के। सिंपल। चलिए अब देखो इनमें से सबसे बड़ा डिपार्टमेंट कौन सा है? सबसे बड़ा सर्विस डिपार्टमेंट कौन सा है? सबसे बड़ा एक्स डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट सबसे बड़ा है या फिर वाई डिपार्टमेंट सबसे बड़ा है सर्विस डिपार्टमेंट? देखिए तो क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा सर, क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा देखो जो एक्स डिपार्टमेंट है ना, जो 2 लाख रुपए खर्चा करके बैठा है उसने खर्चा किस पे किया है? 25% खर्चा किया है वाई पे, 40% खर्चा किया है ए पे और 35% खर्चा किया है 35% खर्चा किया है बी डिपार्टमेंट। सिंपल था। चलिए यानी कि जो एक्स डिपार्टमेंट है उसने वाई पे, ए पे और बी पे तीनों पे खर्चा किया है, यानी एक्स ने इस पे और इस पे सब पे खर्चा किया। ठीक। लेकिन जो वाई डिपार्टमेंट है, वाई डिपार्टमेंट देखो ना तो उसका एक्स का अमाउंट दे रखा कि एक्स पे कितना खर्चा किया है वाई डिपार्टमेंट। वाई डिपार्टमेंट ने अपने ऊपर कितना खर्चा किया? अपने ऊपर तो कौन खर्चा करता है? ठीक है, तो अपने ऊपर भी नहीं दे रखा, यानी वाई डिपार्टमेंट ने केवल जो खर्चा किया है ना वो किस पे किया है? 40% का ए डिपार्टमेंट पे और 60% का बी डिपार्टमेंट पे। वाई डिपार्टमेंट ने टोटल खर्चा कितना किया? 1,50,000 और वो खर्चा 40% किया गया ए पे और 60% किया गया बी डिपार्टमेंट पे। सिंपल सा। यानी दोनों में से सबसे बड़ा डिपार्टमेंट कौन सा है? जो सब पे खर्चा कर रहा है। सर्विस डिपार्टमेंट भी खर्चा कर रहा है तो एक्स डिपार्टमेंट जो है वो सबसे बड़ा है क्योंकि वो वाई पे, ए पे और बी पे सब पे खर्चा कर रहा है। तो सबसे पहले आपको एक्स डिपार्टमेंट का ही खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक्स डिपार्टमेंट का खर्चा बांटना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो एक्स डिपार्टमेंट है आपका सर्विस डिपार्टमेंट उसका खर्चा बांट रहा हूं। सिंपल सा। अब एक्स डिपार्टमेंट का खर्चा जो आपको बांटना है वो कौन से रेशियो बांटना है? जो इनका रेशियो दे रखा है वाई ए बी का। तो भाई जरा ए बी और वाई डिपार्टमेंट का जो खर्चा दे रखा है, ठीक है आपको, उसी रेशियो में। तो क्या रेशियो देखा है? ए बी का, ए और बी का है 40 और इसका है 35 और वाई डिपार्टमेंट में जो खर्चा किया है वो कितने का है? 25 का। सिंपल। यही रेशियो है 40 35 25। यानी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 5 8 जा 40, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। यानी कि रेशियो कितना आ गया आपका? 8 7 5। ये मेन रेशियो है आपका। इस रेशियो में ये जो एक्स डिपार्टमेंट खर्चा है 2 लाख, इसको डिवाइड करना है, यानी 2 लाख को हम बांटेंगे इस रेशियो में 8 7 5 में। 8 7 15, 15 5 20, यानी 20 के हिसाब से डिवाइड करेंगे। इसको कितना हो गया? 20 से काट दिया, 20 कट गया, 20 2 लाख था ना। हाँ जी, बच गया यहाँ पे कितना? 10,000। 10,000 इंटू में 8 कितना हो गया? 8 को 10,000 से तो ये हो गया 80,000। तो ए डिपार्टमेंट पे आ गया 80,000 का एक्सपेंस, इस पे आ गया 70,000 का एक्सपेंस, अगले में 5 है यानी कितना हो गया? 50,000। तो इस डिपार्टमेंट में आ गया 50,000। सिंपल सर। तो मैंने इसका खर्चा जो था वो इसके साथ और इसके साथ बांट दिया। कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया, परफेक्ट। समझ में आ गया भाई? और इनका टोटल देख लेना, आराम से 2 लाख आना चाहिए आपका। हाँ जी 2 लाख आ ही रहा है। खत्म हो गया भाई। अब दूसरा वाई डिपार्टमेंट खर्चा समझिए। इसका तो हमारे पास आंसर आ चुका है, इसका आंसर 0 हो चुका है। यानी जो वाई डिपार्टमेंट है ना, अब उसका खर्चा बांटना है और उसका खर्चा 3 में पड़ेगा इनमें, क्योंकि सबसे बड़ा डिपार्टमेंट ये था। वाई तो इस पर खर्चा करता ही नहीं है, खुद छोटा डिपार्टमेंट है। तो बड़ा डिपार्टमेंट जो होता है इस पे और इन दोनों पे खर्चा करता था। अब चलिए इसकी बात करते हैं। वाई डिपार्टमेंट ने टोटल खर्चा कितने का हो गया? अब 2 लाख का खर्चा हो गया इसके पास, मतलब इसके पास जो ओवरहेड है वो कितने के हैं? 2 लाख के ओवरहेड है। अब वो जो 2 लाख के ओवरहेड है वो इनमें बांटने हैं इस रेशियो में। तो वाई का डिपार्टमेंट का ओवरहेड बांटना है कौन से रेशियो में? ए और बी में। किस रेशियो में? 40 और 60 के रेशियो में। 4 और 6 का रेशियो मतलब बन गया 2 और 3 के रेशियो में। सिंपल सर। चलिए तो इसका मैं 2 लाख रुपए इसमें से निकाल रहा हूं और मैं बांट दूंगा किसमें? ए और बी में। ए और बी में किस रेशियो में? 2 और 3 के रेशियो में। तो 2 लाख और 3 और 2 में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 80,000 का और इसका हो जाएगा 1,20,000 का। सिंपल सर। चलिए तो आप देखोगे इसका भी आंसर 0 आ गया। सर्विस डिपार्टमेंट के जितने भी ओवरहेड थे हमने बांट दिए इसमें ए और बी डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो इनका टोटल खर्चा कितना हो गया? 3 4 4,60,000 का। और इसके बाद टोटल कितना आ गया ओवरहेड? ये हो गया 2 2 3 3 3,90,000 3,90,000। तो मुबारक हो सर, आपने क्वेश्चन खत्म कर दिया। कौन से मेथड से? नॉन रेसिप्रोकल मेथड से। तो नॉन रेसिप्रोकल मेथड में क्या करते हैं? देखो जो डायरेक्ट मेथड था, डायरेक्ट मेथड में तो सिंपल क्वेश्चन होता है, क्या जो भी खर्चा होता है उठा के बांट दो। केवल इसमें सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं, यानी जो इसका सर्विस डिपार्टमेंट का 2 लाख का जो खर्चा है वो मैंने इसमें नहीं बांटा था, उसमें डायरेक्ट मेथड में केवल इन दोनों में बांटना होता है। अगर इनका रेशियो दिया होता है 8:7 तो 8:7 में बांट देता, बस खाली में खत्म काम। लेकिन इस बार ये कौन सा मेथड है? नॉन रेसिप्रोकल मेथड। उसके अंदर आपको सर्विस डिपार्टमेंट में बांटना है। जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है वो अपना खर्चा सर्विस डिपार्टमेंट में भी करता है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी करता है। सिंपल सर। तो मुबारक हो, आपका 2 टॉपिक खत्म हो चुके हैं सर। अब इसके बाद रहता है सर कौन सा?
रेसिप्रोकल मेथड, रेसिप्रोकल मेथड। और इसके अंदर 3 मेथड आते हैं सर, रिपीटेड, जिसके अंदर रिपीट करना होता है बार बार प्रोसेस, दूसरी आती है साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला, और तीसरा आता है कौन सा, तीसरा कौन सा आता है, ट्रायल एंड एरर वाला। ठीक है सर, तो ये 3 इक्वेशन सीखने हैं सर। अगर बार बार मैं एक ही क्वेश्चन लेता रहूंगा और सबके लिए समझाता रहूंगा तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं केवल एक क्वेश्चन लूंगा अब, और एक ही क्वेश्चन में मैं आपको तीनों मेथड समझा दूंगा, सिंपल सर। यानी कि कितना जो ओवरहेड है सर्विस डिपार्टमेंट वो उनको अलोकेट करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, वो एक ही क्वेश्चन में कर लेंगे। रिपीटेड मेथड भी, मतलब कि आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड भी, और ट्रायल एंड एरर मेथड भी, सिंपल सर। हाँ जी, तो आप कंसेप्ट समझ जाओगे सारा सारा, फिर उसके बाद हम कर लेंगे आगे। ठीक है भाई, जैसे करना होगा। तो जिसको नोट करना भाई नोट करिए फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। सिंपल सर, बढ़िया। हाँ भाई शुक्र है, चलिए भाई तो चालू करते हैं। वापस से एक बार समझते हैं क्या था। तो सर जो आपके ओवरहेड होते हैं उसको अगर आपको सर्विस सेक्टर से, मतलब जो सर्विस डिपार्टमेंट होता है वहां से हटा के आपको कहाँ पे बांटने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो मेथड कितने होते हैं आपके पास, 3। पहला कौन सा मेथड बताया था आपको, डायरेक्ट मेथड। दूसरा आपको कौन सा मेथड बताया, नॉन रेसिप्रोकल। तीसरा मेथड आपको बताया रेसिप्रोकल। ठीक है सर, चलिए अब रेसिप्रोकल जो मेथड था इसके अंदर भी आपके पास 3 मेथड है। पहला मेथड कौन सा आता है सर, पहला मेथड आता है रिपीटेशन, रिपीटेड मेथड। दूसरा मेथड आता है साइमल्टेनियसली इक्वेशन मेथड, ठीक है। और तीसरा आता है ट्रायल एंड एरर मेथड, सिंपल। चलिए अब बार बार हर किसी का क्वेश्चन लेके, सर मेरे को मिल रही है जल्दी से क्वेश्चन, तो हर किसी मेथड के क्वेश्चन लेके फटाफट से सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो सीधा मैं एक क्वेश्चन आपको बना के देता हूं और उसी हिसाब से आपको सारा कंसेप्ट जो होता है, तीनों मेथड जो है वो समझाता हूं और आपकी वीडियो जो है वो खत्म करते हैं, सिंपल सर। चलिए तो फिलहाल क्वेश्चन के लिए मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये है आपका प्रोडक्शन, मतलब क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, दूसरा आपका सर्विस डिपार्टमेंट 1, और ये आपका सर्विस डिपार्टमेंट 2, सिंपल। चलिए इनका अमाउंट ले लेते हैं सर, इसका अमाउंट ले लेते हैं कितना, 10 लाख। इसका अमाउंट हो गया मान लेते हैं 20 लाख। सर्विस डिपार्टमेंट के पास जो ओवरहेड है उसका अमाउंट ले लेते हैं 6 लाख, और एक अमाउंट ले लेते हैं कितना, 8 लाख, सिंपल सर। चलिए अब इसके अंदर देखो रिपीटेड मेथड है, देखो इसमें क्या था, डायरेक्ट मेथड, जो भी इनके खर्चे थे ओवरहेड थे वो सारे सारे डायरेक्ट चले जाते थे, क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास। और दूसरा नॉन रेसिप्रोकल मेथड में क्या होता था कि जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा डिपार्टमेंट मान लेते हैं ये वाला है, तो ये अपने जितने भी खर्चे हैं वो इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, फिर जो इसके खर्चे हो जाते हैं टोटल मिला के वो सारे खर्चे ये इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और खत्म, सिंपल सर। इन्होंने अप्रोप्रिएट कर दिया, मतलब बांट दिए अपने ओवरहेड। अब आता है रेसिप्रोकल मेथड, इसके अंदर पहला आता है रिपीटेड मेथड। तो रिपीटेड मेथड में क्या होता है, जो ये वाला है ना सेविंग, मतलब क्या बोलते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट, ये अपने खर्चे भी, अपने ओवरहेड इनके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट करता है और इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब कि ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है ये अपनी सर्विसेज यहाँ पे भी प्रोवाइड करता है और वहां पे भी प्रोवाइड करता है। अब वो रेशियो देख लेते हैं सर, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे जो रेशियो है सर्विस डिपार्टमेंट 1 का, वो रेशियो आता है इसके साथ, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 40% इसके लिए, 40% इसके लिए, और 20% आ जाता है इसके लिए, कि इसको सर्विस के लिए प्रोवाइड करता है, 20% सर्विसेज उस डिपार्टमेंट को यानी S2 को प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे ये डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर रहा है। चलिए अब जो S2 है वो अपनी सर्विसेज किस तरीके से प्रोवाइड करता है वो समझते हैं। तो S2 अपनी सर्विसेज किस तरीके से प्रोवाइड कर रहा है सर, फॉर एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं कि इसको 30% प्रोवाइड करता है, इसको 30% प्रोवाइड करता है, और इसको 40% अपनी सर्विसेज जो है S2 प्रोवाइड करता है, सिंपल सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं सर तो इक्वेशन थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी ना। मान लेते हैं इसको 50% प्रोवाइड करता है, इसको 30% प्रोवाइड करता है, नहीं इसको 30%, इसको 30% कर लेते हैं ताकि अलग अलग वैल्यू हो जाए सबसे, फिर आगे चलेंगे तो सेम रहेगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी कि कौन सा क्या पे कैसे कर दिया। ठीक है सर, चलिए तो S2 जो है वो अपनी सर्विसेज जो है वो 30% सर्विसेज इसको देता है, 20% इसको और 50% इसको सर्विस प्रोवाइड करता है, सिंपल सर। चलिए तो अब क्या रहा है कि ये जो आपकी ओवरहेड है इनको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है कौन से मेथड से, रिपीटेड मेथड से। अब देखिए रिपीटेड मेथड क्या कहता है, रिपीटेड मेथड कहता है हम ना, देखो ये जो अपनी सर्विसेज उसको भी प्रोवाइड कर रहा है और वो अपनी सर्विस इसको भी प्रोवाइड कर रहा है, तो हम ऐसे ही करते रहेंगे, मतलब सवाल सॉल्व करते रहेंगे नॉर्मल तरीके से, जैसे हम सर्विस प्रोवाइड करना चालू करते हैं, लेकिन इसको करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, समझते हैं सवाल के साथ साथ आप समझ जाओगे अच्छी तरीके से। ठीक है सर, चलिए तो ये देखिए आपकी कॉस्ट, ठीक है, और ये रहा आपका एप्रोप्रिएशन। मैं बता रहा हूं फिर से, एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं है, वो केवल मैं बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है सर, अगर आप बनाना नहीं चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बनाने दोगे कोई दिक्कत नहीं होगी सर, एग्जाम्स में आप बना सकते हो बनाना चाहो तो। और ये सर्विस, मतलब सर्विस डिपार्टमेंट 2। चलिए तो सबसे पहले बात आती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ, तो 10 लाख का खर्चा किया है किसने, डिपार्टमेंट 1 ने।
20 लाख का खर्चा किया है किसने, डिपार्टमेंट 2 ने, सिंपल सर। चलिए उसके बाद इन्होंने खर्चा किया है 6 लाख का और इन्होंने खर्चा किया है 8 लाख का। इतना सिंपल है ना, बढ़िया। अब चालू करते हैं फटाफट से डिस्ट्रीब्यूट करना। और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सर सबसे पहले किसको लेंगे, देखिए इनमें से सबसे बड़ा डिपार्टमेंट कौन सा है, S2 वाला लग रहा है क्योंकि उसका अमाउंट ज्यादा बड़ा है, तो इस वजह से सबसे पहले S2 वाला डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करेंगे। मतलब मैं सबसे पहले इसको लेके चल रहा हूँ, सिंपल सर। चल तो S2 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो मैं यहाँ पे S2 को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। यानी यहाँ पे कितना था ओवरहेड, 8 लाख था, तो ये 8 लाख जो ओवरहेड यानी इसने जो 8 लाख की सर्विस प्रोवाइड करी है वो किसको प्रोवाइड करी होगी, इन तीनों को। किस रेशियो में, 5, 2 और 3 के रेशियो में। तो ये जो 8 लाख है इसको डिवाइड करना है कौन से रेशियो में, 5 to 3 के रेशियो में। तो मैं S2 को डिवाइड कर रहा हूँ 5, 2 और 3 के रेशियो में, सिंपल सर। तो ये हो गया कितना, 4 लाख इधर आ गया और 2 और 3 में डिवाइड करना है ना, तो 4 लाख को डिवाइड करना है मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड बाई 5, तो ये भाई 1,60,000 और फिर इसका आ जाएगा मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड बाई 2, इसका आ गया भाई 2,40,000। ठीक है सर, इन्होंने अपनी सर्विस प्रोवाइड करी, इनको तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस रेशियो में। एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से, कभी 8 लाख मल्टीप्लाई बाई 3 बाई, हाँ भाई सही है फिलहाल, चलिए 2,40,000। ठीक है भाई। अब उसके बाद इसका हमने बांट दिया, अब हमें क्या करना है, S1 के जितने भी खर्चे हैं ना वो बांटने हैं। अब देखो S1 का सर्विसेज क्या है, S1 ने 6 लाख का पहले खर्चा रखा था, 2 लाख का इससे सर्विस ले ली तो फिर उसका और खर्चा हो गया, यानी 6, 7, 8,40,000 बांटना है। तो बस मैं S1 का डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, और वो भी किस रेशियो में, S1 का डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में होता है, 4, 4 और 2 में। चलिए तो इसमें बांटता हूँ 4, 4 और 2 के रेशियो में बांटते हैं। तो 2 लाख सॉरी 6, 7, 8,40,000 को मैं यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ किस रेशियो में, 4, 4, 2 में। तो करते हैं 8,40,000 को तो डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये आ गया भाई 3,36,000। ठीक है भाई, 3,36,000, इसका भी यही आएगा 336 के। ठीक है, और उसका इसका आधा आएगा, मतलब कि डिवाइड बाई 2, यानी कि 168,000। ठीक है, अब देखिए आपने यहां पे कर ली पहली साइकिल खत्म, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन आपको पता है कि आपका आंसर 0 नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे तो 8 लाख इसका पूरा बांट दिया था, तो इसका पूरा बांट दिया, इसका तो 0 हो गया आंसर, लेकिन जो इसको बांटने पे दोबारा इसके पास आ गया वो कितना आ गया, 168। तो इसके पास अभी भी बैलेंस पड़ा हुआ है 168 का। तो फिर दोबारा से हम साइकिल लगाएंगे, S2 का हमें खर्चा बांटना है, तो हम X2 को बांटने जा रहे हैं। ये लाइन निकल तो लगा दी, मतलब लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं खाली आपको ऐसे डिफाइन करने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ से अलग किया, पहली साइकिल खत्म हो गई है, दूसरी साइकिल, तो 168 को ठीक है हम बांटने जा रहे हैं यहाँ पे। बाकी हमें किसको बांट रहा हूँ, S2 डिपार्टमेंट के एक्सपेंस को किस रेशियो में बांटेंगे, वही जो पुराना एक्सपेंस था 5 to 3 का, तो 5 to 3 में बांट देते हैं। तो ये 168 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 10, हाँ जी, तो ये आ गया 84,000, 84,000। तो इसका आ गया 84,000, और उसके बाद क्या होता है मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 5, तो इसका आ गया भाई 33,600, और फिर उसको अगला कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 50,400। सिंपल सर, तो हमने इस तरीके से बांट दिया, लेकिन भैया जब इसको बांटा तो फिर इसके पास आ गया, तो इसको दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी इसका 50,400 मैं फिर से बांट रहा हूँ। ठीक है सर, हाँ जी, तो S1 को डिस्ट्रीब्यूट करना है कौन से रेशियो में, वही जो S1 का रेशियो है डिस्ट्रीब्यूशन का, उस तरीके से, मतलब 4:4:2 में। तो 4:4:2 में बांट लेते हैं 50,400 को, तो मल्टीप्लाई बाय 50,400 को किस रेशियो में, 4:4:2 में, तो मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय, ठीक है भाई, तो हो गया 20,160, तो हो जाएगा 20,160। ठीक है भाई, और उसके बाद इसका भी आएगा 20,160, और इसको बस जो से डिवाइड कर दो तो अगले का आ जाएगा, यानी कि 10,80। सिंपल सर। चलिए अब ये हो गया हमारी दूसरी साइकिल खत्म। अब तीसरी साइकिल में देखो इसके पास हमारे पास बैलेंस बच गया, अब इसका बैलेंस फिर से बांटना है, बस ऐसी साइकिल चलानी है सर 100, बस तीसरी बार लास्ट कर लो, इसके बाद वैसे तो करते जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको तीसरी बार कर लो, नॉर्मली यही होता है, बस 3 बार कर लो खत्म हुआ। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कौन से रेशियो में, S3 को बांट रहा हूँ 5, 2 और 3 के रेशियो में, तो बस इसको मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 10, तो आपका आंसर आ गया भाई 5040, और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय अगर 5 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 2016, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3024। सिंपल सर। अब इसका आ गया तो इसको बांटना पड़ेगा 3024 को, जब तक ये मतलब खत्म नहीं हो जाता तब तक आप चलते रहोगे। तो मैं S1 को बांट रहा हूँ कौन से रेशियो में, 4, 4 और 2 के रेशियो में। सिंपल सर। तो 3024 को डिवाइड कर लेते हैं, तो 3024। अच्छा देखो
अगर आप चाहो तो इसको और बढ़ा सकते हो, ठीक है, जितना लंबा ले जाना चाहो भाई, बाहर से अगर नॉइस आ रही है तो उसके लिए माफी चाहूंगा, ठीक है, आप जितना लंबा चाहते हो उतना लंबा ले जा सकते हो, लेकिन आपके एग्जाम में इतना टाइम है नहीं, तो मेरे हिसाब से सर आप ज्यादातर यही होता है कि आप 3 बार करो और उसके बाद ना उसको कैंसिल मतलब बैलेंस कर दो और खत्म काम। अगर आप इसको दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करोगे कौन से रेशियो में, 4:4:2 के रेशियो में, तो यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, फिर आपको दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ जाएगा। तो सीधी बात, इसको अब लास्ट बार, ये तीसरी बार है ना, आखिरी बार, पहली क्लास ये थी, दूसरी लाइन ये थी, तीसरी लाइन ये थी, तीसरी बार में आपको केवल इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना और खत्म काम, और उसके बाद कुछ करना ही नहीं, ठीक है। तो डिवाइड बाय बस इसको 2 कर दो और आपका आंसर आ गया 1512, 1512, मतलब 3 बार कर लेना, खत्म। आप चाहो तो आगे भी कर सकते हो, लेकिन लास्ट में आपको जो भी बैलेंस है, जो भी आपका अमाउंट है, वो इतना से डिस्ट्रीब्यूट कर दो। थोड़ा सा फर्क आता है क्योंकि आपने पूरा इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करके एक्यूरेट आंसर नहीं निकाला, आपने जो था ये इसी दोनों में बांट दिया, सिंपल सर, तो इसलिए थोड़ा बहुत आंसर में फर्क पड़ेगा, मगर पूरा मतलब ज्यादातर आंसर जो होता है आपका सेम आ जाता है, सिंपल सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, ऐसे ही करना है आपको एग्जाम में भी, और बुकों में भी ऐसे ही मिलेगा आपको, हर जगह पे ऐसे ही मिलेगा, ठीक है सर। एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा इसका, वैसे ही आएगा, अगर आप पूरा करते हो तब जाके एक्यूरेट आंसर आएगा, इसमें टाइम बर्बादी होने वाली बस खाली। चलिए जी करते हैं। तो देखो इसका तो जितना भी पैसा आएगा वो सारा कैंसिल हो गया, तो इसका 0 और इसका 0, सर्विस डिपार्टमेंट ने जितने भी ओवरहेड थे हमने इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बस आपको इसका टोटल करते जाना है और आपका आंसर आता जाएगा। जैसे कि 10 लाख, 4 लाख, 14 लाख हो गया, कितना 14 लाख, हाँ जी 14 लाख, प्लस में कितना है 3,36,000, तो 3,36,000 प्लस में 84,000, 84,000, फिर प्लस में 20,160, तो हो गया 20,160, ठीक है भाई, प्लस में कितना हो गया 5,040, 5040, और प्लस में 1512, तो इसका टोटल आ गया भाई 18,46,712, सिंपल सर, बढ़िया। एक बार इसका टोटल करते हैं सर, बाहर से अगर नॉइस आ रही है तो सर मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि काम चल रहा है बाहर भी फिलहाल, ठीक है, तो इस वजह से कुछ कर नहीं सकता उसका मैं। प्लस में 1,60,000, प्लस में ये हो गया 3,36,000, प्लस में 33,600, प्लस में 20,160, प्लस में 2016, प्लस में 1512, चलिए तो इसका आ गया 2553288, सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं। मुबारक हो सर, यहाँ पे खत्म हो गया आपका ये वाला टॉपिक, कौन सा, रिपीटेड रेसिप्रोकल मेथड, जहां पे हम जो सर्विस सेक्टर थे, मतलब जो सर्विस डिपार्टमेंट होता है उसके जितने भी ओवरहेड होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, किसमें, जो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर, सिंपल सर, बढ़िया भाई। तो इसी क्वेश्चन को करेंगे, मतलब ये जो आपका क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन इस बार आप क्वेश्चन को करेंगे किस मेथड से, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से। एक बार इसका आंसर नोट कर लेते हैं सर, क्योंकि आंसर हमने पूरा तो किया था, इसलिए आंसर लास्ट के डिजिट जो होंगे उनमें चेंज होगा, मतलब 2-3 डिजिट जो लास्ट के होंगे उनमें चेंज आएगा, बाकी सारा आपका आंसर वही रहेगा, स्टार्टिंग का जो सेम है, क्योंकि हमने पूरा एक्यूरेट नहीं किया था। अगले बार में एक्यूरेट आंसर आ जाएगा आपका, क्योंकि वो जल्दी होता है, जिसको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। इसका आंसर लिख लेता हूं 1846712, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनता है 1846712, क्योंकि अगली बार जो आंसर आएगा थोड़ा बहुत चेंज आएगा, वरना ज्यादातर तो यही आएगा 2553288, सिंपल सर। चलिए अब चलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। अगर दूसरे मेथड से आपको बोल दिया निकालने के लिए, सॉल्व करने के लिए, तब कैसे करेंगे सुनिए। हाँ जी, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड के अंदर पहले आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी और इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा कि हमें कितना ओवरहेड बांटना पड़ेगा, क्योंकि पिछला जो मेथड था उसके अंदर बहुत ज्यादा रिपीटेशन हो रही थी, यानी कि हमें बार बार लेंथी मेथड था, बहुत बार इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ी थी, लेकिन इस बार हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी कि कितना हमें जो सर्विस डिपार्टमेंट है उससे लेना है और सर मतलब जो सर्विस टू डिपार्टमेंट है उससे कितना लेना है, सिंपल सर। चलिए इक्वेशन मेथड सॉल्व करते हैं। ये रहा सर्विस डिपार्टमेंट 1 की इक्वेशन और यहाँ पे बनाऊंगा सर्विस डिपार्टमेंट 2 की इक्वेशन, सिंपल सर। चलिए सर्विस डिपार्टमेंट 1 के पास कितना ओवरहेड है, वो है 6 लाख का, तो इनके पास है 6 लाख का ओवरहेड, ठीक है। इनके पास कितने का है, इनके पास 8 लाख का ओवरहेड है। चलिए जी सॉल्व करते हैं आगे। प्लस में 6 लाख का ओवरहेड है इसके पास है, लेकिन इसके पास और ओवरहेड आएगा, किसका, जो सर्विस टू डिपार्टमेंट है ना उसका 30% जो ओवरहेड है वो इसके पास आएगा, यानी कि इसके पास आएगा सर्विस टू डिपार्टमेंट का 30% का ओवरहेड और इसके पास आएगा सर्विस 1 डिपार्टमेंट का 20% का ओवरहेड, सिंपल सर। चलिए अब इस इक्वेशन की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं सर। यहाँ पे किसी भी वैल्यू उठा के किसी में पुट कर दो, जैसे S2 है, S2 में वैल्यू पुट कर देता हूं मैं इसकी। चलिए जी सॉल्व करते हैं। तो S1 मतलब S1 में वैल्यू पुट कर देता हूं मैं S2 इक्वेशन की। चलिए S1 कितना हो गया, ये हो गया 6 लाख, ठीक है भाई। प्लस में S2 डिपार्टमेंट का कितना था भाई, ये हो गया 8 लाख। S2 की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी 8 लाख जमा में ये S1 का 20%, ठीक है सर। चलिए और फिर बाहर आ गया कितना 30%। ये जो S2 था इसकी जगह मैंने पूरी वैल्यू पुट कर दी बस खाली, और कुछ नहीं किया। यहाँ पे ये वैल्यू S2 की जगह पे, सिंपल। अब सॉल्व करते हैं सर इसको फटाफट से। तो यहाँ पे आ गया S1,
यहाँ पे हो गया 6 लाख, प्लस में 8 लाख का 30% कितना होता है सर? ये हो गया 8 लाख, 8 लाख का कितना परसेंट? 30%। तो ये होता है भाई 2,40,000, ये हो गया 2,40,000, सिंपल सर। प्लस में 20 का 30% कितना होता है सर? ये रहा 20 मल्टीप्लाई बाय 30%, तो 20 का 30% होता है 6%, तो ये हो गया S1 का 6%, ठीक है सर। चलिए अब ये जो 6% है यहाँ पे प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, यानी S1 माइनस में S1 का 6% बराबर में यहाँ पे हो गया 6 और 2 8, यानी कि 8,40,000, सिंपल सर। तो S1 में से मतलब 6% घटा दिए तो कितना बचे? ये बच गया S1 का 94%, ठीक है सर। और ये कितनी वैल्यू आ गई? 8,40,000, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है बस खाली, 94% यहाँ से हट के इधर आ जाएगा 94% डिवाइड में। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये 8 लाख आपका 40,000, 8,40,000 डिवाइडेड बाई 94%, 94%, तो ये आ गया आपका आंसर कितना? 893617.02 है भाई, ठीक है। 8,93,617.02 है, तो इसको राउंड ऑफ कर दो सीधा सर, इतना ही लिखो, यानी कि S1 की आपकी वैल्यू आ चुकी है कितनी? 89, यहाँ पे लिख देता हूँ साफ साफ, 8,93,617, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं? हाँ जी ठीक है, 8,93,617, ये S1 की वैल्यू थी। अब S1 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, S2 की वैल्यू आ जाएगी, इसमें पुट कर देते हैं सर S2 निकालने के लिए, तो S2 बराबर हो गया 8 लाख, प्लस में S1 का 20%, तो S1 हमने निकाल लिया है, बस इसका 20% लिख दो बस खाली, तो इसका 20% कितना हो गया? ये हो गया 178723.40, ठीक है। तो इसमें प्लस कर देंगे बस कितना? 8 लाख, 8 लाख इसमें प्लस कर दिया, तो ये आपके पास आ गया इसकी टोटल वैल्यू 9,78,723.4 है। तो राउंड ऑफ करने के लिए कोई जरूरत नहीं है उसके लिखने की, तो आप इतने पे खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो S2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? ये आपके पास वैल्यू आ गई भाई 9,78,723, ठीक है सर। तो आपको पास दोनों वैल्यू आ चुकी है S1 और S2 की। बस अब आपको खाली फटाफट से टेबल बनानी है और इसको सॉल्व कर लेना है। तो टेबल बनाते हैं सर, इसको मिटा दूं ना? नोट नहीं किया था आपने? सॉरी सर, मैं माफी चाहूंगा उसके लिए, फटाफट से नोट कर लेते हैं। अब तो मिटा ही दिया, ठीक है, सॉरी इसके लिए। शुरू करता हूँ फिलहाल। अब आपको बनानी है क्या? टेबल। टेबल बनाते हैं सर फटाफट से। ये रहा आपका पर्टिकुलर, ये रहा आपका एप्रोप्रिएशन, ये डिपार्टमेंट 1 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये प्रोडक्शन 2, ये सर्विस 1 और ये सर्विस 2 डिपार्टमेंट, ठीक है सर। इनका अमाउंट कितना कितना है? इसके पास से 10 लाख, इसके पास से 20 लाख, इसके पास से 6 लाख और इसके पास से 8 लाख। तो अब क्या करना है? अब पोस्ट में देखो, पिछली बार क्या था, हमको बार बार एलिमिनेशन लगाना पड़ रहा था कि भाई इसको निकालेंगे इसके साथ बांटेंगे, फिर इसको निकालेंगे इसके साथ बांटेंगे, बहुत ज्यादा झमेला था, बार बार साइकिल चलती रही थी आपकी, 3 बार साइकिल मैंने बोलता, फिर भी चलती रहती है वो साइकिल। लेकिन इस बार इतना कोई झमेला नहीं है, इस बार जो हमने वैल्यू निकाली ना, यही एग्जैक्ट वैल्यू हमको टेकनी है, क्योंकि हमने इक्वेशन से निकाली है, एग्जैक्ट आंसर आया आपका। चलिए तो हमें S1 की वैल्यू टेक लें। S1 का रेशियो कितना था? S1 का रेशियो ये रहा 4 4 और 2। 4 4 2 का मतलब क्या होता है? ये 2 2 1 का रेशियो है भाई, सिंपल सा, मतलब 4 4 2 लिख दोगे तब भी कुछ नहीं जाएगा आपका, 4 4 और 2, सिंपल सा। तो S1 का रेशियो आ गया आपके पास, अब उसमें बस डिवाइड कर दो S1 का अमाउंट। S1 से कितना निकालना है? 8,93,614, इतना अमाउंट इससे लेंगे, ठीक है सर, और बांट देंगे सब में 4 4 2 के रेशियो में। तो कितना अमाउंट था? 8,93,614, ठीक है भाई। चलिए तो इसको डिवाइड करना है 10 से, मल्टीप्लाई बाय 4, तो आपका आंसर आ गया 357,445.6 है भाई। तो इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ मैं, 6 कर देता हूँ इसको, ठीक है सर। चलिए और सेम इसका यही भी रहेगा, तो ये 357,446, सिंपल। चलिए इसका ये हो गया। अब बाकी को दूसरे का निकालना है, तो डिवाइड बाय 2 करना है बस खाली, तो डिवाइड बाय 2 कर लेंगे तो एक हो जाएगा आपका 178,722.8 है भाई। तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए 3 कर देते हैं, ठीक है भाई। 6 6 12 13 14 15, इधर 15 हो गया भाई, हाँ 14 था ना यहाँ पे, तो एक को राउंड ऑफ से हटाना पड़ेगा, इसको हटाएं, इसी को रहने देते हैं सर, इसी को हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना? 2, सिंपल सर। हाँ जी, तो इससे आपका एग्जैक्ट आंसर आता है, अगर आप पॉइंटों में कर रहे होते तो फिर एग्जैक्ट मिलता आपको आंसर, ठीक है सर।
चलिए फिलहाल ये हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो इसका आंसर कितना हो गया S1। भाई पॉइंट में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है, पॉइंट में राउंड ऑफ किया मैंने। तो यहाँ पे S2 S1 अब कितने चले ना, S1 हो गया, S2 की बारी है। S2 में कितना अमाउंट है भाई, तो इससे निकालेंगे हम 978,723, इतना अमाउंट इसमें से निकालना है, ठीक है सर। और वो अमाउंट किस रेशियो में बांटना है, जो S2 का रेशियो था कितना 5:3 था, तो 5:3 में बांटेंगे भाई, 5, 2 और 3 के रेशियो में, ठीक है भाई। तो कितना अमाउंट को बांटना है, 978,723। इसको डिवाइड करना है किससे, 10 से, मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 से, तो आपका आंसर आ जाएगा भाई 489361.5, ठीक है भाई। चलिए, और इसको बस अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 से, डिवाइड करना है 5 से, तो आपका आंसर आ गया भाई 195,744.6, ठीक है। और उसके बाद मल्टीप्लाई करना है 3 से, डिवाइड करना है किससे, 2 से, तो आपका आंसर आ गया भाई 293,616.9। तो भाई आपका इस तरीके से आंसर है, मैंने बताया था ना, मैंने राउंड ऑफ किया है, इसमें से आपका आंसर जो है थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है, वरना इसका अगर आप सॉल्व करोगे ना तो फिर आपका आंसर लगभग 0 आना चाहिए, इसका आंसर 0 आना चाहिए। तो 6, 7, 8,93,000, देखो सेम आंसर मैच हो रहा है, 6, 7, 8 दो मैच हो गए, 8 हो गया, ये 93, 93, 614, तो यहाँ पे भी 614 ही लिख देना राउंड ऑफ करने के लिए, ठीक है, क्योंकि पॉइंट में किया था मैंने, इस वजह से थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। हाँ जी, तो आप इसका करोगे ना तो आंसर आपका बिल्कुल मैच हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 9 78,722, तो ये 78,723 हो गया, बस यहाँ पे पॉइंट पे, क्योंकि मैंने राउंड ऑफ कर दिया था उसका, सिंपल ना। तो आप वैसे करोगे, आपका आंसर आ जाएगा एग्जैक्ट। बस इसको टोटल कर लेते हैं, आपका आंसर कितना आ गया, तो क्या 10 लाख, हाँ भाई 10 लाख, जमा में कितना था 357,446, और प्लस में ये हो गया आपका कितना 48,936,1.5, तो ये आपका आंसर आ गया भाई 184,680,7.5, ठीक है भाई। सेम ऐसे ही दूसरे का निकाल लेते हैं, ये हो गया आपका 20 लाख, 20 लाख प्लस में 357,446, और प्लस में ये हो गया 195,744.6। चलिए जी, तो इसका आंसर आ गया 255,31906। तो मैंने बताया था वहां पे आपका एग्जैक्ट आंसर मैच तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने वहां पे चलते हैं वैसे मेथड किया था, लेकिन आप देख लोगे ऊपर ऊपर से मैच हो रहा है, 1846, ये 1846,712 था, तो बस यहाँ पे 8 आ गया, मतलब क्योंकि हमने एग्जैक्ट किया नहीं था, तो इस वजह से आपका अप्रोक्स आंसर वही आने वाला था जो आपका एग्जैक्ट करता है, क्योंकि वहां पे आपका आंसर 2-3, मैंने बोला 2-3 डिजिट तक चेंज हो सकता है, क्योंकि आपका आंसर पूरा नहीं किया था मैंने वहां पे सॉल्व, सिंपल सर, और पूरा करना भी नहीं है आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा आपका उसके अंदर, सिंपल। तो मेरे को लगता है भाई इक्वेशन मेथड आपको समझ में आ गया होगा, बस पहले आपको इक्वेशन मारनी है, तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट अमाउंट निकाल लेना है, एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ पे पुट करके और डिवाइड करके सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल सर। चाहिए तो, और इसके बाद सर ये खत्म हो गया मेथड, इसके बाद रह गया बस आपका ट्रायल एंड एरर मेथड, तो उसको भी चालू कर लेते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड कैसे करते हैं एक बार देख लो भाई, वीडियो रिकॉर्ड हो भी रही है नहीं हो रही, चलो भाई वीडियो तो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है भाई। चलिए तो शुरू करते हैं, नाम आता है किसका, ट्रायल एंड एरर मेथड का। चलिए भाई, तो ट्रायल एंड एरर मेथड क्या कहता है, ट्रायल एंड एरर मेथड क्या कहता है भाई, कुछ नहीं, आपको S1 और S2 को ही लेके चलना है, और किसी को लेके चलने की जरूरत नहीं है। S1 और S2 में डिपार्टमेंट में जो है वो 6 लाख का इसके पास है पैसा ओवरहेड, और 8 लाख का इसके पास ओवरहेड है, ठीक है। बस आपको देखना है ये कितना खर्चा करता है, जैसे S1 जो डिपार्टमेंट है उसका 20% जाता है इसके पास, यानी कि इसके पास निकालना है तो 20% आएगा, और S2 डिपार्टमेंट जो है वो 30% खर्चा करता है इसके ऊपर, तो इसके निकालना है तो 30%। अब मर्जी आपकी, चाहे इससे चालू कर लो चाहे इससे चालू कर दो, कहीं से भी चालू कर सकते हो, जैसे मैं 6 लाख से चालू कर लेता हूँ, तो 6 लाख का 20% इसलिए लेगा ओवरहेड, तो इसका निकाल लेते हैं 20%, तो 6 लाख का जो है 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 20%, तो मैंने निकाल लिया भाई, ये आ गया 1,20,000, तो ये हो गया 1,20,000, इसका ओवरहेड 1,20,000 अमाउंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल। चलिए यहाँ पे कुछ नहीं है, अब इसका टोटल ओवरहेड हो गया, क्योंकि इसने 1,20,000 इसको दे दिया, तो इसका ओवरहेड पूरा बैठ गया कितना, हाँ इसका ओवरहेड बैठ गया पूरा कितना, 1,20,000 था ये, 1,20,000 इसमें बैठ गया 9,20,000 हो गया, कितना हो गया 9,20,000, 9,20,000, ठीक है 9,20,000। अब ये अपने ओवरहेड का 20% किसको देता है, इसको, तो हमको इस पूरे का किया था 6 लाख का 20%, 30%, तो इसको दिया था, ये 30% देता ना, S1 जो है नहीं 20% देता, हाँ तो इसका मैंने 20% निकाला तो ये आ गया, इसका मैं 30% निकालूंगा तो अभी आपका ये वाला आएगा, मतलब ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका 30%, तो इसका कर देते हैं मल्टीप्लाई में कितना परसेंट, 30%, तो ये क्या भाई 276,000,
सिंपल सा, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया। अब फिर दोबारा से इसको करना है आपको, इसका निकालना है कितना परसेंट, वही इसका आ जाएगा 276 का कितना परसेंट निकालना है 20%, तो मल्टीप्लाई में 20%, तो आपका आंसर आ गया भाई 55,200। ठीक है, अब इसका आपको निकालना है 30%, तो ये जब तक खत्म ना हो जाता। ठीक है, वैसे तो कहते हैं 3 बार ही करना है, तो पहली बार आपने कर लिया था यहाँ पे, नहीं पहली बार यहाँ पे पूरा हुआ था, अब दूसरी बार मैं कर रहा हूँ, तो इसका कितना परसेंट 30%, तो इसका हो गया 30%, तो ये गया भाई 82,800, बड़ा कैसे हो गया भाई, एक बार फिर से भाई 55,200 का 30%, हाँ भाई, तो आ गया 16,560। ठीक है भाई, चलिए इसका 30% ये आ गया। अब ये हो गया खत्म। ठीक है, ये हो गई पहली कितनी साइकिल हो गई, एक हो गई साइकिल, फिर दूसरी साइकिल हो गई, 2 साइकिल खत्म हो गई, एक साइकिल और कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो इसका कितना परसेंट 20% निकालते हैं, तो मल्टीप्लाई में कितना 20%, तो ये आ गया भाई 33,12। अब इसका 30% फिर से निकाल लेते हैं, तो मल्टीप्लाई में कितना परसेंट 30%, तो इसका हो गया कितना 993.6। ठीक है, तो इसका परसेंट ही आ गया। आप चाहो तो और भी कर सकते हो 4-5 साइकिल, कोई फर्क पड़ेगा नहीं उससे, क्योंकि हम कर ही रहे हैं तो कर ही लेते हैं भाई। कितना परसेंट था 20%, तो ये आ गया 20%, इसका 20% निकाला तो ये आ गया 198.72, और फिर इसका 30% निकालना है, तो मल्टीप्लाई में 30%, जब तक खत्म ना हो तब तक कर ही लो, क्या दिक्कत है। तो हो गया भाई कितना 59.616, फिर दोबारा कर लेते हैं, इसका फिर से कितना परसेंट 20%, तो ये गया 20%, तो हो गया 11.9232। ठीक है, और इसका फिर से कितना परसेंट 30%, तो इसका 30% आ गया भाई, ये हो गया कितना 3.57696। ठीक है भाई, इसका फिर दोबारा निकालना तो वैसे ही कर लो, वरना इतने पे तो राउंड ऑफ कर ही सकते हो आप आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब यहाँ पे आ जाएगा आपका एग्जैक्ट ओवरहेड जो आपको चाहिए था, तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लोगे, आपका एग्जैक्ट ओवरहेड रहेगा, मतलब इन सब का टोटल करने पे। एक बार कर लेते हैं भाई, तो हमने क्या किया, हमने किया 6 लाख प्लस में 2,76,000 प्लस में 16,560 प्लस में 993.6 प्लस में 59.616, फिर प्लस में ये हो गया 59 हो गया था, हाँ 3, अब 3.57696। ठीक है भाई, तो आपका अप्रोक्स आंसर आ गया इसका कितना 893616.7929 भाई, क्योंकि मैं पूरा सॉल्व दिक्कत करना नहीं, इसलिए आपका अप्रोक्स आंसर आएगा, वरना वही चला जाता आपका आंसर जो निकाला था मैंने, देखो ये वाला सेम आंसर, देखो 893616, बस वहां पे लास्ट में 7 आ गया, क्योंकि मैंने उसको भी पॉइंट में सॉल्व नहीं किया था, इसको भी पॉइंट में सॉल्व नहीं किया, सेम आंसर आता, वरना इसका ओवरहेड निकाल लेते हैं, तो इसका ओवरहेड सेम कितना आएगा, कितना भाई फिर दोबारा से वही 8 लाख प्लस में 120, 1,20,000 मतलब, ठीक है, प्लस में 52 मतलब सॉरी 55,200 प्लस में 33,12 जमा में 198.72 प्लस में 11.9232। ठीक है भाई, चलिए तो आपका इसका आंसर आ रहा है 97,822.6432। तो आप देखोगे इसका आंसर भी लगभग वही आ रहा है 97,822, यहाँ पे 97872, भाई कुछ गड़बड़ तो हो गई, अच्छा बीच में एक 7 लिखना भूल गया मैं, 978,722.6432। ठीक है भाई, तो आपका ये आंसर आ रहा है, सेम वही आंसर है इसका, बस यहाँ पे पॉइंट में राउंड ऑफ करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 कर दिया था, तो यहाँ पे आ गया, सिंपल सर। अब सेम देखो यही आंसर यहाँ पे आया, यही आंसर यहाँ पे आया, तो सेम इससे आप करोगे तो फिर ट्रायल एंड मेथड से, मतलब ट्रायल एंड एरर मेथड से, तब आपका ये आंसर आने वाला है। इक्वेशन मेथड से करोगे तब भी आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, और वो जो एग्जैक्ट अमाउंट है सेम जैसे मैंने टेबल नहीं बनाई थी, वही अमाउंट वहां पे ट्रांसफर दोगे और वैसे ही सॉल्व कर दोगे बैलेंस। कैसे कह रहा हूँ, वही जो इससे पहले इसके साथ जो किया था, अरे वही यार पेन भी नहीं चल रहा, पेन भी बोल रहा है मत पढ़ाओ भैया, थक गए, बहुत ज्यादा हो गया आज की क्लास में भाई। P1 P2 और उसके बाद S1 S2 किया था, फिर हमने यहाँ पे 10 लाख लिखा, यहाँ पे 20 लाख लिखा, यहाँ पे लिखा 6 लाख और यहाँ पे लिखा 8 लाख। ठीक है भाई, अब S1 का अमाउंट कितना था, S1 का अमाउंट था 6931617 है ना भाई, और इसको माइनस कर दिया और बाकी सब में बांट दिया, इसमें जो भी है रेशियो में बांटा था। उसके बाद हमने 978 तो इसको कर दिया, और हमने इसको 97 हाँ भाई इसको बांट दिया फिर इनमें रेशियो में, और आपका इसका आंसर 0 आ जाएगा, और जो इसका आंसर आएगा वो इसका कॉस्ट बन गया, सिंपल से ओवरहेड अकाउंटिंग। तो भाई मुबारक हो,
यहाँ पे आज की वीडियो थी खत्म पूरी तरीके से सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे और मेरे को लगता है भाई अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद आप जाके बुक के क्वेश्चन जितने भी है ना वो प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने अपने सारे जो टॉपिक थे वो सारे कंसेप्ट जो थे वो आपको समझा चुका हूँ, ठीक है भाई। और एग्जाम में पक्का पक्का आता है इसमें से क्वेश्चन। तो भाई मैंने 2 वीडियो बनाई है इस चैप्टर की, एक पहले वाली एक ये वाली, और दोनों वीडियो के अंदर मैंने न्यूमेरिकल अच्छे खासे करवा दिए, ठीक है। इसके बाद बस खाली एक और मेथड रह गया जिसमें हम क्या बोलते हैं मशीन आवर निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी निकलती है, मतलब कॉस्ट ऑफ मशीन निकालेंगे पर आवर के हिसाब से कि मशीन का खर्चा कितना होता है, ओवरहेड का खर्चा, उसको सॉल्व करेंगे, सिंपल सर। तो मेरे हिसाब से भाई यहाँ पे आपकी जो चैप्टर है, ये वाला जो चैप्टर है वो आपका अगली वीडियो में या फिर उसके बाद वाली लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, मतलब 3 वीडियो लगभग इस बार बनेगी इसके अंदर और आपका चैप्टर खत्म। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और आपने पहले तक रखा है तो सच बता रहा हूं भाई सब दिल से कलेजे से गुर्दों से फेफड़ों से शरीर के अंगन से थैंक यू आपको, ठीक है। यानी ये छोटे बाल है ना मेरे बालों तक भी थैंक यू आपको, ठीक है। और आपने पहले तक नहीं कर रखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है सर, कोई बात नहीं है, क्योंकि आप भी अपनी जगह ठीक है, अपनी जगह हम भी ठीक है अपनी जगह, ठीक है। अगर आपने नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं, आराम से कर दिया यार, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई आपत्ति नहीं आ रही है, हम भी हैं आप भी हैं। मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, ठीक है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, टाटा बाय बाय, ठीक है भाई। जिसको नोट करना है भाई नोट कर लेना, फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं मतलब खत्म, बाय बाय।